अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कवल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और इन 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आते हैं। खबरों पर तबसरे भी होंगे, टॉप स्टोरीज़ भी होंगी, क्या चल रहा है शहर में इस बारे में भी आपको बताएंगे। मौसम की सूरत हाल भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। बारिश बरसने के बाद जो मतला साफ भी हुआ है, और जो है शहर का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अब बेहतर हो गया है। गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई है, शहरियों के मूड थोड़े बेहतर हो गए हैं। जो हम देख रहे थे कि जो पिछले जो गर्मी का स्पेल गुजरा है, गर्मी का सीज़न गुजरा है, उसमें बहुत ज़्यादा आवाम को परेशानी थी, शहरी बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन ये मौसम की तब्दीली के साथ जो है ना, हम इस वक्त जो शहर कराची में सबसे बड़ा मसला देख रहे हैं, एक तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल, जो शहर की तबाहाल सड़कें हैं, उसने शहरियों के लिए इस वक्त अजियत बना दिया है। सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। और तीसरी बात जो हुई है वो ये कि जो वबाई अमराज हैं वो फूट चुके हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि डेंगू की वबा जो है वो शिद्दत अख्तियार कर रही है। इसके अलावा नज़ला, खांसी और बुखार की जो शिकायत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बुखार जो है वो बच्चों में और बड़ों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो सेहत की सहूलियात के हवाले से भी बात करेंगे, और जो इसके के लिए एहतियाती तदाबीर हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, वेलकम करते हैं उनको शो में। आज जमाली साहब जो है वो शामिल गुफ्तगू होंगे, साथ साथ जो है वो अयाज राना साहब भी हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? जी बिल्कुल, दुआएं, आप ठीक हैं? बहुत अच्छे। मौसम अच्छा होना तो सब लोग बहुत अच्छे। बारिशों को एंजॉय किया 3-4 दिन बड़ा? आजिज भाई बहुत एंजॉय किया। उसकी वजह ये कि कमी बारिश हो, और ऐसी बारिश जो मुसलसल हो रही हो कराची में, मैं तो एक बहुत अरसे के बाद देख रही हूँ। हाँ, लेकिन पता है क्या होता था, आधा एक घंटे हुई बस, बहुत भी हो गई तो इतनी। अभी तो मुसलसल कई घंटों बारिश हो रही है ना, पूरी रात चलने वाली, दिन चलने वाली, बड़ी मजेदार। 28 से जो स्पेल शुरू हुआ है, तारीखें नहीं बोलेगा, उसमें 4 दिन तक ये सिलसिला चला है। 28 से जो शुरू हुआ, तो ये एक बड़ा स्पेल था बारिश का। और ये सिर्फ कराची नहीं, लेकिन इस पूरे कोस्टल बेल्ट पे 4 दिन तक मुसलसल बारिशों का एक सिलसिला रहा, जिसमें सिंध का बदीन का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। वहाँ पे जो चूँकि कोस्टल बेल्ट ठट्टा, बदीन से जावल, थरपारकर तक, फिर यहाँ कराची से बलूचिस्तान, तो इस बीच बदीन जो है ना, अगर हम इस बलूचिस्तान से लेके बदीन तक, तो बदीन 0 पॉइंट कहलाता है, यानी कोस्टल बेल्ट का बिल्कुल एंड है, आखिरी है। तो वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है काफ़ी इस बारिश की वजह से। अच्छा, सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ जहाँ ये 3-4 दिन बारिश हुई है, वहाँ बिजली का बहुत बड़ा बहरान रहा है। 4-4 दिन से बिजली बंद रही है। 4-4 दिन एक तरफ बारिश, कच्चे मकानात, और दूसरा अजाब, और फिर बिजली बंद हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह लोगों ने बड़ा, वज़ीर आला सिंध ने भी दौरा किया था, और ठट्ठा से जावल, बदीन, इन तमाम अजला का वज़ीर आला सिंध ने पूरे काबीना के अरकान के हमरा दौरा किया, और ख़ुद अपनी आँखों से देखा कि सूरत हाल क्या है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है इन बारिशों की, दूसरी तरफ दरियाए सिंध में तोयानी है, सैलाब जैसा सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने जा रही है। सक्खर और गुड्डू बैराज दोनों मकामात पर 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी है, तो ये बढ़ेगा अभी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये तो अंदरूनी सिंध की सूरत हाल, यकीनन जैसे बिजली का बता रहे हैं कि बिजली का निज़ाम मुतासर था। यहाँ पर भी हमने देखा कि 300 से ज़ायद फीडर जो है फटाफट खबर आ गई थी और ट्रिप कर गए और चलता रहा। लेकिन ओवरऑल कई इलाके मैंने ऐसे भी देखे जहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हुई और बिजली जो है वो मुनक़ता नहीं हुई। तो जहाँ पर हम तनकीद करते हैं, वहाँ पर हमने ये चीज़ भी अच्छी देखी। ओवरऑल क्या सूरत हाल थी अयाज शहर भर में? देखें, बारिश की जो सूरत हाल थी, क्योंकि हर जगह स्कैटर्ड बादल थे और स्कैटर्ड बारिश हुई है, यानी कि कहीं ज़्यादा थी, कहीं मूसलाधार बारिश थी, और कहीं हल्की फुल्की बारिश होती रही रात भर। इस तरह का सिलसिला हमने देखे गुज़िश्ता दिनों में, ऐसे ही चलता रहा कि तेज़ और हल्की बारिश, पूरे शहर में एक जैसी बारिश अब तक इस मानसून के स्पेल में नहीं देखने में आई कि पूरे शहर में एक जैसी बारिश हुई हो, या तेज़ मूसलाधार बारिश किसी देर 15 मिनट या 20 मिनट, आधा घंटा पूरे शहर में अभी तक ऐसा मानसून का सिस्टम नहीं आया। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सिस्टम है वो ज़रा ख़तरनाक था, लेकिन उसमें भी अभी तक जो हमने देखा, जो बारिश जो थी हुई है,
लेकिन वैसी नहीं जिससे हम गुज़िश्ता दिनों में हम सालों में हमने देखी थी कि बारिश थी। लेकिन जो आपकी वाली बात कि जो फीडर्स का मसला है वो एक पुराना मसला है। 300 या 200 फीडर्स वो ऐसी जगह के बंद होते हैं जो कि नशेबी इलाकों के हैं, जहाँ पे उनके जो ग्रिड स्टेशंस हैं उनके अंदर पानी भरने का खदशा होता है। जैसी बारिश थोड़ी सी उन इलाकों में तेज़ होती है तो के इलेक्ट्रिक ख़ुद भी एहतियाती तदाबीर के तौर पर उन फीडर्स को बंद कर देती है, या क्योंकि वहाँ पे पानी जमा होने का ख़तरा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी बहाली का सिलसिला होता है जब पता चलता है कि बारिश इतनी नहीं है। जहाँ आप लोग ये कह रहे हैं कि जिन इलाकों में बारिश होती रही और बारिश वहाँ पे लाइट नहीं गई, वहाँ तो बूंद पड़ते ही, मैंने ऐसे भी इलाके देखे बूंद पड़ते ही अयाज लाइट फक करके बंद। अब की बार ऐसा मैंने देखा कि शायद बेहतर था सूरत हाल, बेहतर तक वो जहाँ वो अपग्रेडेशन जो अपनी कर रहे हैं, जो लाइंस हैं जो हम देखते थे पहले, जो ओपन लाइन चलती थी, वो कोटेड लाइंस हैं जिसकी वजह से पानी गिरने के साथ अब कुछ मसाइल जो आते हैं वो आते हैं आपके PMTs के ऊपर। जब धमाका होता है या वो इलाके बंद होते हैं, वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह पानी की तेज़ पानी की वजह से जब वो अर्थिंग हो जाती है तो उसकी वजह से। अच्छा, इसमें दूसरा फेज़ जो आपने जिक्र किया था अपने इंट्रो में बीमारियों का, वो एक मसला सीरियस होता जा रहा है। ख़ास तौर पे गैस्ट्रो और डायरिया की जो बीमारी है इन बारिशों के बाद ज़्यादा बढ़ती है। अभी भी हॉस्पिटल्स में गैस्ट्रो और डायरिया के मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। तकरीबन तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में ये मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये जो गले सड़े खाने खाए जाते हैं बारिश के दौरान, या चीज़ें गल सड़ जाती हैं और फिर उनको यूज़ किया जाता है या फ़रोख्त किया जाता है। फ्रूट गला सड़ा खाने से परहेज। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं इस बारिश की वजह से। पानी जो है गढ़ों में जमा हो जाता है, फिर मक्खी और मच्छरों के अफजाइश में, और कचरा तो हमारा उठाया ही नहीं जाता, इस वजह से कचरा सारा बह के नालों का भी वो सड़कों पर पड़ा हुआ है, तो वो मक्खी मच्छर आप देखें ना, तो इस वजह से बीमारियां, पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं। इन पे माहिरीन कहते हैं कि इससे बचाव के लिए अब मच्छरों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, स्प्रे भी नहीं होता, जो ख़ास तौर पे शहरी हुकूमत का काम है, KMC का जो काम है, मच्छर मार स्प्रे, ये एक रूटीन कार्रवाई है, कोई अनोखी बात नहीं है। ये हर दूसरे महीने, तीसरे महीने, हफ्ते में एक बार 2 बार ये होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो भी इलाकों में उस तरह नहीं हो रहा, मच्छर मार स्प्रे भी नहीं हो रहा, जिस वजह से थोड़े से मच्छर कम हो जाए, ये सूरत हाल भी है। मच्छर मार स्प्रे की आप तो बात करें आजिज़ भाई, यहाँ तो कचरा नहीं उठ रहा। जी हाँ। बारिश के बाद अभी कचरा कहाँ से आपने बात बहुत अच्छी बात की कि ये हालांकि इदारा अलग कर दिया कि नालों का कचरा भी बाहर पड़ा हुआ है बह बह कर। नालों का तो दूर की बात है, जो इलाकों के कचरे हैं वो पत्नी ज़रा सा बारिश होती है, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों अपना काम छोड़ देती है, उनको क्या प्रॉब्लम है, वो तो अब एक अलग इदारा है। KMC, चलो KMC के लोग हम समझते हैं कि वो वाटर बोर्ड या दूसरी जगहों के साथ मिलके वो पानी की निकासी में लग गए, लेकिन सॉलिड वेस्ट का तो काम ही सिर्फ कचरा उठाना है। वो पूरा कचरा आधा उठा के आधा छोड़ के जा रहे हैं। कई इलाकों से जब पूरा कचरा उठाते थे, अब भाई पता है कि यहाँ बारिश का पानी का फ़्लो भी ज़्यादा है, जिस जगह फ़्लो ज़्यादा है, और इत्तेफाकन मैंने ऐसी चीज़ें देखी जहाँ मेयर कराची भी गिला करते हुए नज़र आए कि सियासी जमातें बदनाम करने के लिए, बोलने के लिए बोरी नालों में फेंक रहे हैं, बोले बना के, ताकि वो बोरे जो जा रहे हैं ताकि नाले चौक और गटर चौक हो रहे हैं। तो मैंने लिटरली, आप यकीन करें, कचरा दानों के पास बोरियां बंद चीज़ें देखी हैं जिसके अंदर लोगों ने अपने घरों के निकाल के बोरियों के अंदर सामान रख दिया। सामान से मुराद ये है कि कुछ तोड़ फोड़ खड़ी करके बोरी बंद करके वहाँ डाल देते हैं कि चलो भाई, क्योंकि मलबा उठाना काम नहीं है, आपके घर में काम हो रहा है तो मलबा उठाना सॉलिड वेस्ट का काम नहीं है। लेकिन आप क्या होशियारियाँ क्या करते हैं, हमारे माशाल्लाह लोग सिविक सेंस की हम बात करते हैं तो वो सिविक सेंस उनका ये कहता है कि उठा के वो कचरा दान में डाल दो, सॉलिड वेस्ट वाले खुद ले जाएंगे, हमें एक्स्ट्रा कचरा उठाने की जो है ना वो नौबत नहीं आएगी या पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसी भी अब देखें ये छोटी छोटी चीज़ें, कहने को ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आप सोचें तो ये उसका काम नहीं है, वो इदारों का काम नहीं है। लेकिन मैं कहूँ, जो आपने मेयर साहब की बात की ना, जो कह रहे हैं कि अगर सियासी जमात ऐसा कर रही है, ये जो हमारे होता रहा है हर दौर में हमने देखा है कि ये, और ये आप कहें पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी हैं और ब्लेम गेम भी है, गंदी पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स है, वो सारी बातें अपनी जगह।
लेकिन अगर मिसाल ये भी रखी जाए कि हम शहर में एक अरसे से सालों से देख रहे हैं कि कचरे की जो सूरत हाल है वो कितनी ख़राब है और नहीं उठाया जा रहा होता कचरा, तो ये नालों में भी जो है वो तबाही पैदा कर रहा है, ये गली मोहल्लों में भी पैदा कर रहा है। आपने कितनी दफ़ा देखा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ट्रक आता है और आपके गली के कोने से सारा कचरा उठा के ले जाता है। मुझे आप एक बात बता दें, आपके शहर के अंदर कैमरास मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, भाई हमसे सीनियर हैं, पैमाने पे थोड़ी लोग बैठे, जो लोग फेंक रहे हैं, कभी किसी ने देखा है? किसी ने आज तक फेंकते हुए किसी ने ये नहीं बताया कि मैंने इस कैमरे से वीडियो बना ली, ये नाले के अंदर कचरा। आपके कौन से गली मोहल्लों में कौन से कैमरे हैं? आपकी तो अहम शाहराहों पे भी खराब कैमरे लगे हुए हैं। चले किसी ने वीडियो तो बनाई होगी ना फेंकते हुए, दिन में रात में कैमरा तो ये लिए तो हर कोई मोबाइल लिए तो सबको घूम रहा है ना, एक सेकंड में। जिस जमात के ऊपर आपका इल्जाम लगाया जाता है ना, उसके खिलाफ मोबाइल उठाते में भी लोगों का दम निकलता है। फिर ये मैं बोलूंगी बात तो फिर आप लोग कहेंगे कि हार्श हो जाता है। सिंध सॉलिड, जहाँ तक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो है, हालांकि यहाँ पे कराची के इन 6 अजला में काम कर रहा है, इसमें ज़्यादातर चाइनी कंपनी इसको ठेका दिया हुआ है। अब तो टर्किश भी आगे ले आ रही है। हाँ, लेकिन सूरत हाल ये है कि जैसे आपने कहा कि चाइनीज़, टर्किश, बैरूनी ममालिक के लोग आते हैं, हम इतने फनकार हैं कि उनको ढाल लेते हैं उन सारे मामलात में। हाँ, वही करप्शन, वही मामलात, उनको ऐसी ऐसी कहानियाँ बताएंगे हम कि यहाँ 10 लोगों के बजाय 5 से काम लेते हैं, यहाँ 10 के बजाय 20 से काम, सारी कहानियाँ। आज जो मुझे सकता है लाते ही उस बंदे को है जो वहाँ से उनका जो है ना, देखिए अगर बाहर की कंपनी का ठेका होता है, लेकिन मैनेजमेंट तो फिर भी हमारी होती है, लोकल तो वही, मैनेजमेंट तो लोकल लोगों की होती है। अब उसको भी हम डाल लेते हैं, फिर अपनी मर्जी से चला लेते हैं। तो ये ठीक बात है कि गली कोचों से सिंध सॉलिड वेस्ट में कचरा नहीं उठाता, अलबत्ता शाहराओं पे उनके जो डब्बे हैं वो पड़े हुए होते हैं जहाँ पे लोग कचरा डालते हैं, लेकिन उनका भी एक ट्रेंड अमला उनके पास नहीं है, लोकल लोगों से काम लेते हैं। अब आप देखेंगे शाहरा पे पानी है, वो झाड़ू से पानी निकाल रहे होते हैं। अब ये ऐसे होता है क्या? शाहरा से पानी निकल कोई मैकेनिक नहीं, वो वजह ये इसका एक कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना, जो मिकदार या वो पानी जितना है, अब वो अपने जो रोड का आपका स्लोप है, उस स्लोप की वजह से गटर तक नहीं पहुंचता, तो वो उसको सहारा दे रहे होते हैं। वो पता है कितना पानी है, वो कितना पानी है, वो जितना मेरे आपके घर की बैल्कनी में होता है, वो सूतने वाले भाई, वो तो उसको आपको सूतने की जरूरत भी नहीं है। आप जो है ना वो क्या कहते हैं, जब धूप निकलती है तो उससे भी सूख जाएगा, थोड़ा सा देर हवा से ज्यादा पानी होता है। शहर में अब कितने दिन हो गए धूप देखिए, तो वो आपको सूतने की भी जरूरत नहीं है। सड़कें खैर इतने आपको वो और आप शोर बचाएंगे, सड़कों पे पानी जमा है, इतना थोड़ी वो जो पानी झाड़ू से निकाल रहे हैं, वाइपर से निकाल रहे हैं, वो वही पानी आपने, वो इतना ज्यादा पानी नहीं है, वो पानी क्या, क्योंकि रोड का स्लोप नहीं होता, गटर की तरफ जो पानी रह जाता है वो उसको करते हैं। ये तो मैंने उसका मेरी नजर में थोड़ा बहुत तो काम ये कर रहे हैं ना, वो वाला वो एनर्जी वेस्ट कराएं, वो आप कहीं और इस्तेमाल करो। मैं कह रहा हूँ कोई तो मैकेनिज्म हो ना। मैं असल बात, अच्छा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इतना अरबों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, उनके पास जिस तरह कचरा उठाने का एक मैकेनिज्म था, उन्होंने एक डेवलप किया, डब्बे लगाएंगे, उसमें कचरा पड़ेगा, फिर ट्रक आएंगे उठाएंगे, एक मैकेनिज्म था। तो ये पानी का भी ये भी तो अल्टीमेटली सबको पता है ना कि बारिशें भी होती हैं, रोडों पे पानी भी जमा होता है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, मैं ये बात कह रहा हूँ। अच्छा आजिज़ भाई, आपको याद होगा, आप भी क्योंकि मलीर में रहते हैं, मैं भी वहाँ पर रह रही थी, और दूसरी बात ये कि मैंने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में देखा था कि ग्रीन कलर के वो डस्टबिन आए थे। अच्छा, वो डस्टबिन आए, लगाए गए, रखे गए जगह जगह इलाकों में, उसके बाद वो थोड़े दिनों के बाद, मतलब मुश्किल से कोई 10-15 दिन गुजरे होंगे, वो उसको बिन्स को खाली करके वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी भी आती थी, सफाई करती थी। उसके बाद मैंने देखा 10-15 दिन के बाद एक गाड़ी आई है, वो सारी डस्टबिन उसने उठाई, वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ही थी, और वो सारी जो डस्टबिन थी वो वापस डाली और ले गई, और आज तक दोबारा डस्टबिन वापस नहीं आए। तो ये जो जगह जगह गली मोहल्लों में डस्टबिन लगाने थे, वो कचरा कुंडियों का एक कॉन्सेप्ट ये था कि आप उसमें कचरा डाल दें, आप क्योंकि लोगों को वहाँ तक जाने में भी मौत आ रही थी, तो अब उन्होंने कहा था कि डस्टबिन, अब वो फिर गायब हो गए। आज भी यही मसला है, पूरा गली में जहाँ पे डस्टबिन रखे होते हैं, कहाँ लोग जल्दी में आते हैं, फेंक के वहीं उस डस्टबिन के पास फेंकना जो है वो जायज़ है, डस्टबिन में डालना जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ एलर्जी है कि उसके साइड में फेंक दो, वो क्योंकि वो कचरादानी है ना, उनको आप बोलेंगे ना ये बात, अगर आप तो क्या हो गया भाई, वहीं तो फेंक रहे हैं जहाँ थोड़ी फेंका है, इस तरह का जवाब देते हैं। और बड़े बड़े ऐसे लोगों किसी मखसूस इलाके का मुझे नहीं पता, लेकिन ये डस्टबिन पड़े हैं इनके,
शहर में मुख्तलिफ मकामात पे भी पड़े हैं। आज सुबह भी मैं, और उनकी गाड़ी आती है, जो हेवी ट्रक होते हैं वो कचरा उठा कर चले जाते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, उनके डब्बे को उठाते हैं। लेकिन एक और इसका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो पेपर है, इसका जो जब बना था तो उसमें ये भी है कि घरों से भी ये लोग कचरा उठाएंगे। ये उसमें लिखा हुआ है कि अच्छा, घरों में क्या सूरत हाल होती है, ये भी आपको दिलचस्प कहानी बताऊं। जल्दी से बता दें। घरों में वो आते हैं, पठान कौन को जमादार जो रखे हैं प्राइवेट, वो उठाते हैं, वो घरों से उठाकर वो कचरा डस्टबिन में नहीं डालते, वो फिर पता नहीं कहाँ उठाकर चले जाते हैं। ये भी एक है जी। अच्छा, उसमें से भी अपने काम की चीज़ें निकाल कर, प्लास्टिक बोतल से निकाल कर बाकी छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, ये पूरा एक ना हम अलग से किसी दिन रखेंगे कि जो कचरा है, अब ये कचरे को रिसाइकल करना, ये रीयूज करना और ये सब बातें हुई थी। और फिर इसके ऊपर भी कितना पैसा लग रहा है, कमा रहे हैं, और डंपिंग स्टेशन खरीदनी है पूरी। यहाँ पे हमारी ये भी माफिया ही है, माफिया का। तो हम इस पे बात करेंगे किसी और दिन। लेकिन अभी आज आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी बहुत सारी चीज़ें, आज हमारे पास सेगमेंट्स और भी हैं, लेकिन हम फिर किसी दिन इसको दोबारा टॉपिक को रखेंगे। तो आप अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो है वो मरकज़ी जो मुस्लिम लीग है उसके नुमाइंदगान मौजूद हैं। खालिद मसूद सिंधु साहब को वेलकम करते हैं शो में। आप सदर हैं, वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ हमारे साथ जो है वो तर्जुमान मरकज़ी मुस्लिम लीग भी मौजूद हैं, ताबिश क़य्यूम, उनको भी वेलकम करते हैं शो में। आपकी भी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो मरकज़ी मुस्लिम लीग है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि सब सियासी जमातों का अलग अलग मंशूर होता है और सब लोग उस पर काम कर रहे होते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आप लोगों ने स्टार्ट यहाँ से लिया कि भाई करप्शन के लिए नहीं, हम ये चाहते हैं कि आवाम की खिदमत करें और पाकिस्तान को इस्लामी रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं, उसको बनाने का मंशूर है। तो किस तरह से इसको लीड कर रहे हैं और क्या विजन है, क्या फोकस है आगे आप लोगों का इस जमात को लेकर? पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग एक चूँकि नज़रियाती जमात है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की उसी वक्त हो सकती है जब उन असूलों के मुताबिक काम किया जाए जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया गया था। कायद से मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक़्त ये बिखरी हुई कौम थी, लिसानी एतबार से, इलाक़ाई एतबार से, तो एक नारे पे, एक मकसद पे इकट्ठा किया। ये कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो यही वो नज़रिया है जिसको हम नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। हमारा चूँकि बुनियादी हमारा लोगो ये है कि नज़रिया पाकिस्तानी बकाए पाकिस्तान है, तो हमें उन असूलों के मुताबिक चलना होगा, तो फिर ये मुल्क तरक्की कर सकेगा। अब अगर देखें हमारे मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। यहाँ तय तो ये हुआ था कि हम यहाँ एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा ख़ित्ता जिसमें हम अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन बुनियादी असूलों को सामने रखते हुए ज़िंदगी को गुजारेंगे, यहाँ वो असूल तय करेंगे। लेकिन यहाँ आने वाले हुक्मरानों ने इसको अपने इस अंदाज में चलाया और अपने ज़ाती मकासद, कौमी मफाद पर अपने ज़ाती मफाद को तरजीह देते हुए आज मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ये समझती है कि हम इस मुल्क में जो नज़रिया पाकिस्तान है उसको उजागर करके इस मुल्क में खिदमत के ज़रिए इस मुल्क को बेहतर की तरफ ले जा सकते हैं। आज हम ये समझते हैं कि जो हमारे मुल्क की मुआशी बदहाली है वो कभी भी इस मुआशी निज़ाम के तहत दुरुस्त नहीं हो सकती। हमें यहाँ पे इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम को जो है वो डेवलप करना होगा, वो लाना होगा। जब तक हम वो नहीं लाएंगे इस मुल्क को में तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए आपने बजट में देखा कि 50% से ज़्यादा हमने सिर्फ सूद अदा करना है। तो जब हम इस तरह के मामलात होंगे, इतना सूद अदा करना होगा, कर्जा तो अपनी जगह फिर वो पेंडिंग है। सही, बिल्कुल ऐसे। तो जब सूद भी हम अदा नहीं कर सकेंगे तो यहाँ महंगाई बढ़ेगी। आज आपको पता है कि हमें IMF कहता है कि जी ये फ़लाँ 4 अरब फ़लाना, 2 अरब फ़लाना, 1 अरब फ़लाना जो आप है, कम अज़ कम इसको आप इसको एक मरतबा फिर रीशेड्यूल करवाएं तो हम आपसे आगे बात करते हैं। तो मज़ीद क्या होगा? मज़ीद कर्जा होगा, उस पर सूद होगा, ये लोग, ये आज महंगाई जो है मज़ीद बढ़ेगी। तो लोग तो पहले ही खुदकशियों पे हैं। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये विज़न है कि हम इस मुल्क को खिदमत के ज़रिए बदलेंगे। हम बुनियादी तौर आज ना एक बड़ी, अच्छा, अब इसमें बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ये क्या हैं कि हम ये देख रहे हैं, सिंधु साहब भी और दाबिश आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा कि मसला क्या है। ये जो नज़रिया पाकिस्तान के बचाव की या तहफ़्फ़ुज़ की बातें हो रही है, इस बहुत सारी सियासी जमातों ने इसको बेस बनाया है
और ख़ास तौर पे अगर कराची की पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूँ तो उसमें तो बहुत बड़ा एजेंडा पुटअप किया है नज़रिया पाकिस्तान और लसानियत को लेकर। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा खिदमत, फिर तीसरी बात ये कि जो है ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बाकी इस्लामी रियासत उम्मत मुस्लिमा को लेकर, लेकिन सारी बातें बहुत कोसों दूर रह जाती हैं जो भी जमात जो है वो मैंडेट लेकर आगे आ जाती है। तो ये बातें, जमातों के मंशूर दावे सब बहुत अरसे से आवाम सुन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है और आप लोगों ने भी इस विजन को लेकर आगे कैसे परस्यू किया है, क्या किया है अब तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो बातें तकारीर में तो हम बहुत सुन रहे हैं, जलसों में भी बहुत कुछ सुन रहे हैं, और यही वजह है कि वो तकारीर ही रहीं, वो मंशूर ही रहे और वो शेल्फ्स में जाते रहे और अमली तौर पे कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ आज की जो सूरत हाल है हमारी वो ये है कि हमारा रिटेलर, ताजर, हर कोई परेशान है। हड़ताल हमने कल देखा हुई है। तो मसले हमारे एक विशस साइकिल के अंदर चले जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें ना, तो हमेशा क्राइसिस ही होता है जो एक नई लीडरशिप को जन्म देता है। तो आज जो क्राइसिस पाकिस्तान में है वही वजह बनी कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। ये कोई किसी बड़े ख़ानदान की जमात नहीं थी, ये आम लोगों की जमात थी। सदर साहब आपके साथ बैठे हैं, ख़ुद लॉयर हैं प्रैक्टिसिंग, हम जैसे लोग यूथ के नौजवान हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि जी हम इधर उधर देखने के बजाय ख़ुद से क्या एफ़र्ट कर सकते हैं, हम अपना चिराग कैसे जला सकते हैं, उसके लिए हम एक फॉर्मेशन बनाते हैं और काम शुरू करते हैं। तो सिर्फ 2-3 सालों के अंदर हमने जो काम किया, हम ये समझते हैं कि वो अमली तौर पे एक पैटर्न है जो पूरे मुल्क के लिए मिसाल बन सकता है। कि हमने ये नहीं देखा कि जी हमारे पास वसाइल क्या हैं, हमारे पास ओहदा कौन सा है। हमने ये देखा कि जी मैं अगर अपनी गली में रहता हूँ, मेरे साथ 4-6 लोग मिल के हम यहाँ लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, यहाँ बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे लोगों को खाना कैसे खिला सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर मेरी कोई एक्सपर्टीज़ है, मैं किसी नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर कोई परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई रेस्क्यू कर सकता हूँ, तो मैं दीगर लोगों को कैसे सिखा सकता हूँ। तो ये कैपेसिटी हमने बिल्ड की है ओवर द टाइम। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हमारी कैपेसिटी ये है कि हज़ारों नौजवान हमारे ऐसे हैं जो मुल्क में रेस्क्यू का काम कर सकते हैं। हमने हज़ारों नौजवानों को, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनको हमने सिर्फ 6 दिन के अंदर IT के कोर्सेज़ करवाए और तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स हमारे उन्होंने ये कोर्स किया है। तो हम ये चाहते हैं कि ख़ुद मुख्तार भी करें लोगों को, ख़ुद इन्हिसारी के ऊपर भी लेकर आएँ और प्रैक्टिकली ग्रास रूट से पॉलिटिक्स को खड़ा करें मुल्क अच्छा में। तो ये IT कोर्सेज जो हैं वो कहाँ हो रहे हैं, कौन से इलाके में हो रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन है कि पाकिस्तान के कौन कौन से एरियाज़ में हो रहे हैं, इसके बारे में भी बताएं ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। हमने 14 अगस्त को की मुनासबत से आज़ादी का महीना जब शुरू हुआ तो हमने एक फ्री डिजिटल आज़ादी कोर्स लॉन्च किया। और इस कोर्स के अंदर हमें बड़ी हैरत हुई, क्योंकि डिमांड तो इस वक्त हर कोई चाहता है, बिल्स की मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं। तो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमें मिला कि 20,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें रजिस्टर किया और हमने ये फ्री कोर्स कराया 5 दिन ऑनलाइन। ठीक है, इसमें हमारे पास बलूचिस्तान से लेके, चित्राल से लेके, पाकिस्तान के हर ज़िले से स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। और लोग हमसे पूछते रहे कि यार फ्री कौन करवाता है, आप लगता है कोई स्कैम कर रहे हैं हमारे साथ, फ्री तो कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा। तो आप यकीन करें, मेरे पास फ़ीडबैक मौजूद है सैकड़ों दर्जों हज़ारों लोगों का कि जिन्होंने ये बात कही कि जी हमने हज़ारों रुपए दे के ये चीज़ें नहीं सीखी जो आपने इन 5 दिनों में हमें फ्री पढ़ाई हैं। तो उसके बाद हमें ये एहसास हुआ कि हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर करें। ये जो कोर्स हमने करवाया, कुछ हमारे एक्सपर्ट्स थे, हमारी अपनी टीम के भी थे, और प्लस उसके अंदर हमारे जो इदारे हैं, कुछ डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है, उनके वक़ास साहब हैं, वो हमारे साथ मिले और हमने बहुत महंगे कोर्सेज़ जो हैं उनकी एक समराइज्ड फॉर्म में एक बच्चों के सामने वो चीज़ रखी और उससे जहन खुला कि जी किस तरह से आप आज ऑनलाइन दुनिया में अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। सही। आखिर में मैं ये बताऊं आपको कि इस कोर्स के बाद हमने कल ये ऐलान किया है कि हम एक नेशनल डिजिटल ट्रेनिंग एकेडमी लॉन्च कर रहे हैं। ये ऑनलाइन एकेडमी होगी और इसके अंदर कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज होंगे और इसके जो फिज़िकल स्ट्रक्चर्स होंगे वो पाकिस्तान के हर UC लेवल पे हम एक एकेडमी बनाएंगे जो सेंट्रल उससे डायरेक्ट होगी और वहाँ पे गली मोहल्ले की सतह पे फ्री कोर्सेज होंगे। हम ये समझते हैं कि ये हर बच्चे का बुनियादी हक़ है और अगर हम ये कोई हज़ारों नौजवान तैयार कर लें तो मैं गारंटी से ये बात कहता हूँ कि हमारे मुल्क को कर्ज़े नहीं मांगने पड़ेंगे, हमें IMF के सामने नहीं जाना पड़ेगा। ये आपकी 68% यूथ जो है ये इतना रेवेन्यू लेकर आएगी कि आपके मुल्क के सारे कर्ज़े भी माफ़ हो जाएंगे और आप लीड करेंगे IT के अंदर दुनिया में। उम्मीद है कि ऐसा ही हो, क्योंकि हमारे यहाँ वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त IT को लीड करने के लिए भी। हमारे यहाँ इस वक्त जो सबसे ज़्यादा करंट इशू चल रहा है वो फायरवॉल का इशू चल रहा है। इंटरनेट की बंदिश की वजह से बहुत सारे मसाइल भी पैदा हुए हैं। खालिद मसूद सिंधु साहब, तो यकीनन चैलेंजेस तो आते होंगे। जब जमात का भी आपने क़याम किया
तो किस तरह से किया, क्या कराची से ही आगाज़ किया, किधर से आपने इनिशिएटिव लिया, किस तरह से लोग जो है वो आपके साथ आते गए, जुड़ते गए? और ये जो बातें आप कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह से अपना विजन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए फाइनेंसेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो किस तरह से आप इसको रन कर रहे हैं इस वक्त? सूरत ये है कि हमें ये एक्सपीरियंस हुआ कोरोना में। कोरोना में बहुत मसाइल थे, लोगों को खाना नहीं मिलता था, लोगों को बहुत दीगर मसाइल आपके सामने जो मुल्क की वाशी हालत भी थी। तो हमने उस वक्त ये खिदमत के हवाले से प्रोग्राम शुरू किया कि हमने क्यों ना उन लोगों तक पहुँचे जो लोग गुर्बत की वजह से घर से बाहर तो निकल नहीं सकते थे, जो खाने से भी महरूम थे। तो हमने मिलकर ये काम शुरू किया और उसके बाद ये हमने बाकायदा अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए। तो खिदमत के हवाले से तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारे पास चूँकि फिर लोग जब नेक नीयती से कोई काम शुरू करते हैं तो लोग फिर आपके ट्रस्ट करते हैं। जब आपका ये ट्रस्ट बिल्टअप हो जाता है तो फिर आपको, मेरा ख्याल है कि किसी दीगर मामले की ज़रूरत नहीं है, लोग आपके साथ आ जाते हैं और आके काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के इस विजन के तहत जो मैं खिदमत की बात करते चलूँ, पिछले साल आपको शायद इल्म में होगा, याद होगा कि दरिया सतलुज में बहुत बड़ा सैलाब था जी। तो मैं ख़ुद वहाँ पे गया मौके पे, हालांकि मेरी टीम ने कहा कि जी आप दरिया में ना जाएं देखें। मैंने कहा नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं अंदर कश्ती पे गया, वो वहाँ तो बंवर थे, वो कश्ती भी घूम गई। लेकिन वहाँ पे गए तो लोग वहाँ से निकल नहीं रहे थे, जिनको हम खुश्क उनका जो खुराक है वो भी दे रहे थे, उनको बाकी पका खाना भी। लेकिन वहाँ एक और मसला हमने देखा कि वहाँ जो मवेशी हैं, छोटे जानवर जो हैं, भेड़ बकरियाँ, वो तो बह गए, लेकिन जो बड़े जानवर हैं, भैंसें हैं, गायें हैं वगैरह वगैरह, तो वो भूख से मार रहे थे। अब इंसानों को तो खाना देना उसको तो दूध, उसमें डबल रोटी, बाकी चीज़ें सारी, वो उसका तो गुजारा हो जाता। अब वो इतने पानी में 20-20 फुट, 15-15 फुट पानी, 10-10 फुट पानी है, तो उनमें इसमें कोई शक नहीं कि वो ऊंची जगह पे थे, लेकिन वो पानी में खड़े थे। तो हमने फौरी तौर पे देखा कि इनके लिए ज़रूरत है कि इनके लिए भी कोई बंदोबस्त किया जाए। तो हमने साइलेज उस वक्त वहाँ हमने जो गंडा सिंह बॉर्डर है वहाँ पे प्लान किया, उसी वक्त इलाके में रब्ता किया और इसमें लोग, हमने जिससे बात की कि यार ये काम है खुदा के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, तो हमें किसी ने इनकार नहीं किया। उनको पता था कि ये लोग खिदमत करते हैं और बेहतरीन तरीके से हमारा जो भी ये निज़ाम होगा, हमारा जो साइलेज होगा, ये वहाँ जानवर तक जाएगा। हमने वहाँ पर उसकी ट्रांसपोर्टेशन अपने ज़िम्मे ली, बाकी लोगों ने तामन किया और हमने वो पूरा डिसास्टर जो था उसको कंट्रोल किया। और अल्लाह के फजल से ये कसूर से लेके बहावलनगर तक, अच्छा, ये इतना बड़ा सैलाब था, उसमें सियासी जमातों में सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग थी। मैं असल में अर्ज़ करता चलूँ कि सियासी जमात के दो हिस्से होते हैं। एक उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है जो इलेक्शन हुकूमत में माम होता है, और दूसरा बुनियादी तौर पे उसका एक NGO का स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल ऐसे ही आज हमारे मुल्क में तमाम सियासी जमातों का जो NGO के हवाले स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो गया है। वो समझते हैं कि सिर्फ इलेक्शन लड़ना है, जीतना है, हारना है, उसमें आना है, और जो लोगों के साथ मिलने का, रहने का, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले लोगों की खिदमत का काम है, वो आज वो छोड़ गई है। पूरी दुनिया में जितनी भी सियासी जमातें हैं वो लोगों के साथ राब्ते में होती हैं, लोगों के मसाइल के साथ उनके आगाही, और अगर वो मामलात हुकूमती सतह पे हों, हुकूमत से हल कराने वाले हों तो हुकूमत से हल कराते हैं, और अगर मकामी सतह पे हों तो लोगों के तामन से। आज लोगों को तामन करने के लिए आप एक गली में चले जाए ना, किसी एक बंदे को जिम्मेदारी दे दें कि भाई यार इस गली में ये मसला है तो मिल के कर लें, तो लोग करते हैं, लेकिन उसको आगाही की ज़रूरत है। अच्छा, अब आप जो बात करें ना मसूद साहब, उसमें दो तरह के फैक्टर्स हैं। जैसे अब आप कराची से निकल के बाहर चले जाएं, आप लाहौर, इस्लामाबाद, अंदरून पंजाब चले जाएं, तो आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करूंगी कि हमारे यहाँ जो है पॉलिटिकल जमातों का जो खिदमत से रिलेटेड काम है बहुत कम है, और लोगों का रुझान भी बहुत कम है। लेकिन कराची के डायनामिक्स और कराची की जमातों के डायनामिक्स आर टोटली डिफरेंट। एक तो यहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंट जो NGOs हैं, प्राइवेट NGOs हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा है टूवर्ड्स खिदमत, और फिर दूसरी बात ये कि सियासी जमातें भी कराची में खिदमत को लेकर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो ऐसे में अपनी जगह बनाना यकीनन कराची में तो ख़ास तौर पे एक यकीनन टफ टास्क होगा। तो आपने जैसे बताया अंदरून सिंध में सैलाब में बहुत अच्छा काम किया, जिस तरह से आप बता रहे हैं,
कराची की मार्केट को, कराची के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सर्व करने के लिए आप लोगों के पास जो है वो कौन सी सर्विसेज है, या आप लोगों ने किस तरह के प्रोग्राम्स का आगाज़ किया? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, खाने खिलाने का इंतज़ाम भी हम देख रहे हैं, पानी के प्लांट्स भी हम देख रहे हैं, डायलिसिस सेंटर बन गए हैं, सेहत के मराकज़ बने हुए हैं। तो आप लोगों की क्या जो है वो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कराची? हाँ जी, बड़ी अच्छी बात आपने की है कि ये अल्लाह करे कि ये कंपटीशन जो है पूरे मुल्क में हो, और ये एक हेल्दी चीज़ है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या NGOs हों या प्राइवेट कोई लोग हों, तो जब कार खैर कोई भी करता है ना, तो एक कंपटीशन अच्छा पैदा होता है। तो ये कराची में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत से इदारे हैं, बहुत सी जमातें काम भी कर रही हैं। तो हमने भी कुछ ऐसे काम शुरू किए यहाँ पे, जिसमें ख़ास तौर पे मैं 2 चीज़ें आपको बताता चलूँ कि हमने कुछ अरसे पहले यहाँ पे सहूलत बाज़ार लगाए थे। अच्छा, ठीक है। उन सहूलत बाज़ारों का मकसद ये था कि हमने लोगों को सिर्फ कोऑर्डिनेशन उनकी की कि होल सेल रेट के ऊपर वो अपने करीबी इलाकों में जाके वहाँ पे अपनी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो वो एक बड़े सक्सेसफुल काम यहाँ पे हुआ। दूसरा, हमने कुछ अरसे से यहाँ पे रोज़गार स्कीम्स शुरू की हुई हैं। उसमें हम बिल्कुल बग़ैर किसी यानी इंटरेस्ट तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन आसान इक़साद के ऊपर लोगों को चाहे वो उनके कार्ट्स बना के दें, चाहे मोटरसाइकिल्स दें, लोडर रिक्शे दें, दीगर सहूलियात दें, लैपटॉप्स हमने यहाँ पे तकसीम किए हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ हमारे रोज़गार स्कीम्स जो हैं वो चल रही हैं। आज भी कल भी मेरा ख़्याल है ग़ालिबन एक इफ्तिताह था। तो मुस्तकिल ये कराची में हमने काम शुरू किया हुआ है कि सिर्फ हम लोगों की मदद ना करें, उनको रोज़गार बरकरार दें, उनको इंडिपेंडेंट करें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल चीज़ यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा स्कूल्स और एजुकेशन का काम, IT का हम एक इदारा कराची में डेडिकेटेड बना रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी कल हमने ऐलान किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कराची के एंड पे हमारी चल रही हैं। सेहत के हवाले से डिस्पेंसरीज़ हैं, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स वगैरह के साथ हमारे जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये सारे काम मौजूद हैं। लेकिन मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझता हूँ कि बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, अवेयरनेस का बहुत बड़ा काम है जो करने वाला है। शऊर लोगों को देना बहुत अहम काम है, क्योंकि जब आप शऊर दे देते हैं तो आप कैपेसिटी बेसिकली सोसाइटी की बढ़ा रहे होते हैं किसी भी खैर के काम के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और उम्मीद यही करते हैं कि जो आपने खैर का काम करने का सोचा है और ख़िदमत को अपना मंशूर बनाया है, तो वो आगे भी चलता रहे। और करप्शन से पाक करने के लिए तो मैं कहती हूँ कि तमाम ही जमातों को अपने मंशूर में कूट कूट के डाल लेना चाहिए और उस पर अमल भी होना चाहिए। बात यही है कि बातें बहुत हैं, मंशूर बहुत हैं, किताबें बहुत हैं, तकारीर बहुत हैं, लेकिन जब हम इनसे निकल कर अमली तौर पर आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि चाहे फिर वो कोई भी जमात हो, उसका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो, मुल्क के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और हमें कलेक्टिवली इस वक्त मुल्क की और इकॉनमी की सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच ताबिश, आपने वक्त दिया, वसूल साहब आपने वक्त दिया, आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। जनाब, आज का जो हमारा सेगमेंट है और उसका सेगमेंट का जो मौजू है वो इंतहाई सेंसिटिव है, और यकीनन हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे अपने माशरे के हिसाब से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे माशरे में जो है ना वो ओल्ड एज होम जो है इस वक्त वो कुछ बने हुए हैं और जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लोगों को सर्व भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो आज बुनियादी मकसद है वो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में या नहीं है, इसको बनाना चाहिए, इसके फ़वाइद हैं नहीं हैं। हम अपने बुज़ुर्गों को जो है वो ओल्ड एज होम में छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, हम उम्मन इस पर बहुत तनकीद कर रहे होते हैं कि नहीं यार, हम अपने माँ बाप को इस तरह से नहीं छोड़ देते, वो देखो छोड़कर चला गया है। लेकिन जब उनकी स्टोरीज़ को सुनते हैं या जिन लोगों ने ऐसा किया होता है, उनके पीछे भी कुछ ना कुछ वो रीज़न्स दे रहे होते हैं, और कुछ के बहुत वैलिड भी होते हैं, कुछ के बहुत नॉन वैलिड रीज़न्स होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, एक तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किन की ज़िंदगियों में इसके फ़ायदे हुए, किन के नुकसानात हुए, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं हमारे माशरे के अंदर जो ओल्ड एज होम में दी जा रही हैं, और जो हमारे बड़े हैं क्या वो इससे सेटिस्फाइड हैं नहीं हैं। आज हम इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ दीनी पहलू भी सबसे पहले जो है वो जानेंगे कि इस्लाम इस बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि वालिदैन का एक मर्तबा है, मकाम है। और इस वक्त जो फाइनेंसेस की जंग है, इस वक्त जो रोल्स हैं, बहुत सारे लोग मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, पेरेंट्स उनके यहाँ पर होते हैं, कोई केयर टेकर नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक नौकरियाँ कर रहे होते हैं, कोई उनको घर पर देखने वाला नहीं होता, इतने भी पैसे नहीं होते कि उनके लिए कोई जो है वो सर्वेंट या असिस्टेंस रखी जाए। तो ऐसे लोग जो लोग हैं वो भी ओल्ड एज में अपने वालिदैन को जो है वो छोड़कर चले जाते हैं ताकि उनकी वहाँ पर बेहतर निगहदाश्त और देखभाल हो सके। तो इन सारी बातों में दीन क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से काम कर रही हैं, इन तमाम पर आज हम बात करेंगे। अपने
शो में। वेलकम करते हैं हमारे मेहमानों को। सबसे पहले मेरे साथ सैयद शहरियार दाऊद साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ मेरे साथ जो है वो CEO दारुस्सुकून भी मौजूद हैं, सैवियो परेरा, वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ अली मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं जो कि जो है दारुस्सुकून में रह रहे हैं, और इनके बारे में भी जो है हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। कमिंग बैक टू यू मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये कि ओल्ड एज होम में जो वालिदैन को छोड़ा जा रहा है और छोड़ना है वो कैसा है, क्या ये दुरुस्त है? अगर इंतहाई मजबूरी की हालत में छोड़ रहे हैं, या जो मैंने कुछ केसेस रखे कि बच्चे बाहर हैं, बीमार हैं, नौकरियों पर सारा दिन होते हैं, तो इन केसेस में पर्टिकुलरली क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम, मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ तर्जुमे का, कि तुम वालिदैन को दोनों या किसी को बुढ़ापे में पाओ तो उफ़्फ़िल लकुमा फ़ला तनहर, तो उनको उफ़ तक ना कहना और ना उनके साथ बदतमीज़ी से बात करना, झड़कना नहीं है उनको। ये मेयार कायम कर दिया कुरान ने, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने मेयार कायम कर दिया। वालिदैन बुढ़ापा आएगा, एक बचपना होता है जिसमें बंदा कमज़ोर होता है और एक बुढ़ापा होता है जिसमें कमज़ोर होता है। दोनों में इसको सहारे की ज़रूरत होती है। जब वालिदैन खुद होते हैं ये अपने औलाद के लिए ये सहारा बनते हैं। अब ये पीरियड जवानी से बुढ़ापे का, ये बचपन से इसके जवान होने का औलाद के, इस इन बिटवीन जो सबसे अहम काम करना होता है वो होता है तरबियत। सही बात। नबी अलैहिस्सलाम ने शहज़ादी कौनैन जब आई फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, सरकार अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, तालीम दे दी, माथा चूमा, तालीम दे दी, रिजल्ट कि भाई देखो औलाद आए उसको रिस्पेक्ट दो, आप रिस्पेक्ट दोगे वो रिस्पेक्ट देंगे आपको। अगर आप अपने बच्चों को इग्नोर करोगे, जो आज बदकिस्मती से हो रहा है, जो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि हम आजकल इसमें एक तो गैजेट में लग गए। जब ये नहीं था तो भी ये प्रॉब्लम थे ना, ये अब आज ओवरनाइट तो नहीं हुए ना, ये पिछले 20, 30, 40 साल से जनरेट हुए ना। तो अब हमको पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा कि वेयर वर वी रॉन्ग, हम कहाँ गलत हैं। हम गलत यहाँ कि एकदम रातों रात नहीं हुआ, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। जब हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, प्रायोरिटी अब हमारी क्या है, माँ बाप की खिदमत नहीं है। अब हमारी प्रायोरिटी, अगर मैं यंग मैन हूँ और अनमैरिड हूँ तो मेरी प्रायोरिटी में भी कोई लड़की होगी, मैं भी मेरा फ्यूचर होगा। ओ दिस मैन इज सो गुड, ही इज हाईली फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन, आइदर इज अ मेल और फीमेल। वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। हमें सिर्फ फ्यूचर चाहिए, हमें सिर्फ दुनिया चाहिए। ये जो सारा फॉल्ट आया है, नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में फरमाया, क्या वो क्लू दे दिया, चाबी दे दिया। फरमाया मुझे अपने बाद तुम पर शिर्क का खौफ नहीं है कि तुम मुशरिक हो जाओगे, मुझे जो खौफ है ना वो तुम दुनिया को बड़ी चीज समझने लग जाओगे। हर चीज बस दुनिया, मैं दुनिया हासिल कर लूं, माँ बाप जाए भाड़ में, मैं दुनिया कमा लूं, तो मैं अपना फ्यूचर बना लूं। अब वो जो मजबूरियां सुना रहे हैं उसमें क्या करना है? आप देखें, यहाँ पर किसी घर में कोई देखने वाला नहीं है, कोई अकेला रख नहीं सकता, ये सारे जो उज़्र दे रहे हैं या उनको मजबूरियां कहते हैं, रीजंस होते हैं, वो सब क्या है? क्या आपको नहीं पता दुनिया में हर चीज का सॉल्यूशन है? क्या ज़रूरी है कि इनको ओल्ड होम में ही भेजकर ये सॉल्यूशन हासिल किया जाए? क्या इसका दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता? हम चाहते नहीं हैं, हम चाहते नहीं हैं कि हम दूसरा कोई अल्टरनेट लाएं। अच्छा, अब क्या है कि हम कहते हैं कि जी हम बाहर हैं, हमारे माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं है। एक यहाँ पर बहुत बड़ा भंड हुआ है किसी बड़े मजहबी आदमी से कि उसने ये कह दिया कहीं, आज से कोई 12-15 साल पहले की बात है, कि जी बहू का फर्ज नहीं है जी वो अपने ससुराल वालों की खिदमत करे। हाँ, ये तो बड़ी बहस है ना। नहीं, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। मान लिया जी, बिल्कुल सही है ये बात, बहू का फर्ज नहीं है वालिदैन की खिदमत करना। फर्ज किसका? बेटे का है ना। बेटा अगर सिर्फ अपने माँ बाप के हाथ में दबाता रहेगा, इनको कमा कमा के खिलाता रहेगा, तो इसके बाल बच्चों को कौन देखेगा, इसकी बीवी को कौन देखेगा? ये गिव एंड टेक है, हिस्सा दे हिस्सा ले। आप अपने शौहर के माँ बाप का ख्याल करो, उनको अपने माँ बाप तस्वुर कर लो, आपको तो सवाब मिलेगा। आप खाली हाथ नहीं रहोगे, आप अगर उनकी खिदमत करोगे आपको सवाब मिलेगा। मैं उस पर भी आता हूँ कि वो माँ बाप भी अगर बड़े रूड हो, रफ हो, उन्होंने कभी आपको अपनी बेटी ही ना माना हो, चुड़ैल कहते हो, ये तो है ही ऐसी, मेरे बेटे को दूर कर दिया, ये सब क्या तरबियत? मैंने कहा ना, वो जो पीरियड बचपन से यहाँ तक का,
आपने हमने तरबियत क्या दी, हमारी तरबियत का महवर क्या है, मरकज़ क्या है। सही। हमारी तरबियत में सबसे बड़ी जो बात आ जाती है वो आती है हमारी तरबियत का फुकदान, हमारी तरबियत का मयार। हमारी तरबियत का मयार सिर्फ दुनिया है, हमारी तरबियत का मयार आखिरत है ही नहीं। मेरे नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने बाप के चेहरे की तरफ देखा और उसके दिल में अपने बाप के लिए नफरत ना की। नबी जानते थे अल्लाह की बताए से कि एक दौर आएगा कि लोग बापों को देखेंगे, कहेंगे किधर से आ गया मुसीबत यार, खांस खांस के सारा दिन हमारी रात खराब करते हैं। हाथ उठा रहे हैं। जिसने अपने बाप के चेहरे पे देखा और उसके दिल में अपने बाप के लिए नफरत कदूरत नहीं थी, उसकी निगाह, बेटे की निगाह हटने से पहले, बाप के चेहरे से हटने से पहले अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। वाह, बिल्कुल वही वाली बात है ना कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो बाप की निगाह के अंदर शफकत भी है, मोहब्बत भी है और जो है बख्शिश भी नबी ने है। फरमाया कि वो दरवाजा है उस जन्नत का, बिल्कुल ऐसे। बाप दरवाजा है उस जन्नत ये का। सिखा नहीं रहे ना, हमारी माएँ भी तो नहीं सिखा रही, नहीं बस ये सिखा पता है कि रही माँ ना। की जूती में रह रहे हो, तेरा माँ बाप के इतना कदमों में रह रहे हो, बेटा तो माँ आदमी को है, जन्नत में घसीट के लेके जाना है। तो वो वालिदैन का जो कोलैबोरेट, ये भी एक पूरी बहस है शहजाद साहब कि माई जो है वो घर वालों से नानी नाना दादी दादा और नानी नाना से तो नहीं खैर, लेकिन जो है दादी दादा और बाप से दूर कर मामू सबसे अच्छा है, नानी नाना सबसे तो अच्छा ये है। वाकई ये तरबियत के पहलू हैं जिस पे हमने फोकस ज़रूर करना है। लेकिन कमिंग बैक टू द ओल्ड एज होम, अभी हम जो बात कर रहे हैं, हली मोहम्मद साहब का भी एक्सपीरियंस सुनेंगे और यकीनन वो आपकी जो है वो राय से सहमत भी लग रहे हैं मुझे। लेकिन परेरा साहब किस तरह से जो है वो दारुस्सूकून फैसिलिटेट कर रहा है, क्योंकि वही वाली बात कि मजबूरियां हैं, रीजंस हैं, नहीं है कोई देखने वाला और इस उम्र में असिस्टेंट और हेल्प तो चाहिए, तो हाउ डू यू प्रोवाइड? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने हमें always इनवाइट welcome. किया और दारुस्सूकून की पूरी टीम को इनवाइट किया, इंक्लूडिंग हमारे कुछ रेजिडेंट्स। जब पहली मर्तबा लोग आते हैं हमारे पास छोड़ने, हमारा पहला यही होता है उनको काउंसलिंग करें, उनके पेरेंट्स को या उनके बच्चों को कि ये देखिए पहला फ़र्ज़ आप लोगों का है, आप कोशिश करें। फिर जब वो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं, घर में ये मसले हैं वो रीजंस मसले क्या हैं, देते हैं? मेरी मतलब वाइफ से इनकी नहीं बनती, या हम छोड़ के जा रहे हैं, शहर छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, कोई इस हमारे अलावा कोई बहन भाई नहीं है, हमें इनको यहीं छोड़ना है और कोई जगह नहीं है हमारे पास। तो ये कुछ रीज़न्स हैं। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा एक रीज़न है, आजकल माइग्रेट करके जा रहे हैं। काफ़ी हमारे रेजिडेंट्स ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह उनकी फैमिलीज़, बच्चे हैं जो कि यूएस से हैं, यूके में हैं, कनाडा में हैं। अगेन दूसरे बहन भाई यहाँ नहीं थे तो इस वजह से उन्होंने हमारे पास छोड़ दिया है। कुछ के यहाँ पर हैं, जैसे अली मोहम्मद साहब अभी स्टोरी बताएंगे, लेकिन बात वही है कि उनकी एक अलग रीज़न होती है कि किस वजह से हमारे पास मतलब एक गिव अप कर जाते हैं कि घर में हम नहीं लुक आफ्टर कर सकते। तो ये एक फिर हम जैसे इदारे हैं जो कि इनको एक्सेप्ट करते हैं और इनको एक उससे अच्छी बेहतर लाइफ कोशिश करते हैं, इनके एंटरटेनमेंट का ख्याल करते हैं, इनकी सेहत का ख्याल करते हैं, इनके खाने पीने का ख्याल करते हैं। इनको एक जब पहली बार हमारे पास आते तो देयर इन स्टेट ऑफ शॉक कि ज़ाहिर है हमने अपने बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं किया और किस तरह नहीं पाला और हमें यहाँ क्यों छोड़ के। तो एक बाकायदा उनकी पहली काउंसलिंग होती है, उनको एक शौक़ से निकालते हैं। तो फिर शौक़ से निकलने के बाद फिर उनको ये इतना माहौल अच्छा लगता है घर से ज़्यादा, तो फिर कहते हैं कि नहीं ये बेहतर है देख कि भाई उनके साथ दूसरे उसी एज के लोग मिल गए और अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। फिर हर वीक हर हफ्ते एंटरटेनमेंट के लिए बाहर भी लेके जा रहे हैं, जो कि घर में शायद नहीं कर पाते ये अपने घर वाले। तो अली मोहम्मद साहब से भी एक्सपीरियंस सुनते हैं और जानते हैं। तो अली साहब, आप कब आए, कैसे आए और कौन आपको छोड़ के गया, अपने बारे में बताओ। कितने टाइम से आप जो है वो दारुस्सूकून में रह रहे हैं? 2 साल। 2 साल हो गए। क्यों, कौन छोड़ कर गया था आपको? असल में घर का भी प्रॉब्लम था और मेरा खारिज का ऑपरेशन हुआ था, इलाज हुआ था मेरा। तो बेटा बेचारा काम पे सुबह को चले जाता था, ये पीछे बहू थी, इसका काम है ना देखभाल करना, वक्त पे दवाई देना, वक्त पे खुराक देना, नहीं वो लापरवाह। बेटे से बात करो तो ये कान से सुने, ये कान से निकाल दे। फिर मैंने खुद अल्लाह से मदद मांगी कि अल्लाह कोई मुझे ऐसा रास्ता बता कि इन दोनों से मेरी जान छुड़ा। अच्छा। फिर अल्लाह ने मेरी मदद की और मेरे दिमाग में बात आई, मैंने इन दोनों को बिठाया, मेरी बहू को और मेरे बेटे को। हम बोला देखो बेटा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी लिया है, अब तू ज़िंदगी तुम दोनों जियो
अल्लाह तुमको 100 साल की ज़िंदगी अता फरमाए, लेकिन एक काम तेरा बेटा मुझे मेरा करना पड़ेगा कि मुझे उस जगह पे ले जाओ जहाँ बुज़ुर्ग लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। सही। 5 साल मैंने जीना में बिस्तरा लगाया इस बच्चे के लिए। जो बेटा आपको छोड़ के चला गया 2 साल में 20 दफ़ा आया है 20 आप गिनते? जी, जाहिर है 2 साल में 20 दफ़ा आया है। 1.25 महीने 1.5 महीने बाद ये चक्कर हुआ ना। खबर नहीं, यहाँ सब कुछ है, माँ भी है, बहनें भी हैं, बुजुर्ग भी है, भाई भी है, बेटे भी हैं, सब है, बेटियाँ भी हैं, सब। मैं खुश हूँ, मेरे को अपने हाल पे छोड़, तो क्यों खुदा नहीं तेरे को सलामत रखे। नहीं, आप क्यों चाहते हैं कि वो नहीं आए? आप क्यों चाहते हैं वो नहीं आए? दिल में मोहब्बत ही नहीं है ना, उसके आने का फ़ायदा क्या हुआ? महीने में 1 चक्कर लगाओ, महीने में 2 चक्कर लगाओ, बेटियाँ आती हैं, दामाद आते हैं, आपके? हाँ, भतीजे आते हैं, भांजे आते हैं। अच्छा, ये तो चले बेटे का मसला हो गया कि बेटे ने आपको निकाल के फेंक दिया, बहू के बहुत फेंका सारे नहीं है, मसाइल मैंने थे, अपनी ज़िंदगी का खुद फैसला आपने किया खुद है। फैसला किया, हाँ चले, लेकिन मैं तो फिर भी उसमें कह रही हूँ कि बेटा पाँव पड़ जाता, रेजिस्टेंस कर देते कि नहीं अब्बा हम नहीं छोड़ सकते, ये एक अलग बहस और पहलू है। बहू को तो आप छोड़ ही देना, चले वो आउटसाइडर है, जो भी है आप उसे दफ़ा करें अभी इस वक्त, लेकिन बात यह है कि आपकी अपनी बेटियाँ, आपने बताया बच्चे और भी हैं आपके, तो उनमें से किसी ने आपसे रब्ता किया, आपको ऑफ़र की कि भाई आप हमारे साथ चलें, या आप हमारे कोई दामाद हो, कोई बहू बेटी हो? हमारी कौम के अंदर बाप जो है नहीं, बाप बेटे के घर पे अच्छा लगता है, पानी भी नहीं पीते या बेटी के अपने घर का। पे अच्छा लगता है, हाँ, बेटी के घर पे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? कि कभी कभार दामाद ताना दे सकता है बेटी को कि तेरा बाप तो यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ करता ही नहीं है, अभी इस उम्र में क्या करेगा, 75 साल उम्र है, सही बात है, बिल्कुल 75, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जिसको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, खुद भूखे सोए, इन लोगों को भूखा नहीं सोने दिया, तब खत्म। बीवी मिल गई तो दुनिया मिल गई सारी। दुनिया तो मिल जाएगी शायद, या पैसा भी आ जाएगा, लेकिन आखिरत में क्या होगा? शरार साहब वेरी शॉर्टली कंक्लूड कीजिएगा। दौलत से माँ बाप नहीं मिलते हैं। अच्छा, चले जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है फिर। साहब अगर ये दुआ वाला वो तकलीफ कौन में से है। नबी थे जो रो रहे थे कि अब मेरी माँ दुआ करने के लिए नहीं? वो वाकया में मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना, मूसा ज़रा संभल के कदम क्या रख के बात आना है। तूर पर, तेरे मेरी पीछे माँ दुआ नहीं है, करने वाले अरे बहुत भाई। खामोश हो चुके हैं। हजरत, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ, अपना रमशा के एक शख्स आया, कहता है साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु, कहते हैं या रसूलल्लाह माल में मेरे तंगी हो गई है, कर्जदार हो गया हूँ, रोज़ी में बरकत नहीं है, क्या करूँ? तो हुज़ूर ने पता है क्या फरमाया? फरमाया लगता है तूने अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करना छोड़ दी है, तेरा रिस्क इसीलिए तंग हो गया है। बताएं। आज पूरे माशरा रिस्क की तंगी का शिकार है। अरे माँ बाप तो ऐसी नेमत है, वो मर जाएं तो भी अल्लाह उनके सदके देता है। क्या नबी ने क्या फरमाया? जिसने अपने माँ बाप की कब्र, दोनों या किसी एक की कब्र, हर जुम्मे को हाजिरी दी, उनके लिए दुआ के लिए गया, एक नहीं 2 कबूल शुदा मकबूल उम्रे करने का सवाब उसको अता किया जाता है, और उम्रे का सवाब यह अल्लाह उसके सारे गुनाह बख्श देता है। आप तो मरने वालों को कह रहे हैं, यहाँ जिंदों को कोई पूछने मैं नहीं वही आ तो रहा। अर्ज कर रहा हूँ, माँ बाप तो ऐसी नेमत है, मर के भी फैज देते हैं। बदकिस्मत हैं वो लोग, बदकिस्मत हैं वो लोग। एक दफ़ा मेरे को बेटा ले गया घर पे, सुनने इसी बात, जरूर जरूर बताइए। मेरा पोता 10 साल के बाद पैदा हुआ, पहले बेटी पैदा हुई बेटे के घर पे, फिर 10 साल के बाद मेरे बेटे में बेटा पैदा हुआ, यानी मेरा पोता पैदा हुआ। माशाल्लाह। तकरीबन 2.5 साल या 3 साल का हो गया होगा, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे दे। दादा तो दुआएं करते हैं, माँ बाप दुआएं करते हैं। आपने बुरा किया तो क्या हुआ? ऐसे ही है, मेरे अल्लाह को तो ये अच्छा लगता है, वो बुरा किया तू बुरा नहीं कर, तू उसके लिए दुआ कर बिल्कुल ऐसे। कि अल्लाह आप इसको सही चाह के भी रास्ते नहीं पे कर चला। सकते। मुझे ले गया, बिजली नहीं है घर में, फ्रिज में ठंडा पानी पीने के लिए गया तो फ्रिज पूरा खाली पड़ा हुआ है। अल्लाह, पापा जब से आप गए हो तब खत्म। तो ले आओ ना पापा को, समझ भी रहे, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, इसने लेकिन कहा फिर बाबा आपने रुक मना जाओ, अब ये रुकने वाला नहीं। सही। इनसे क्या रिश्ता है हमारा? ये हमारी माँ फजीलत हमारी बहन है, इससे क्या रिश्ता था हमारा? सही। दारुल सुकून से क्या रिश्ता है?
इंसानियत की खिदमत कर रही है। जो आपकी सिस्टर हैं। इंसान सब हैं, मगर इंसान बनना बहुत मुश्किल है इस दौर के अंदर। दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह मेरी माँ को, मेरी बहन को 100 साल की उम्र दे, वे दिन रात मैं नमाजों में रो के दुआ करता हूँ। जो काम हम लोगों को करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। ये दारुस्सूकून में जो जी, असिस्ट जी, करते हैं जी, लोग, जी, उनको कह रहे हैं, जी, जी। उनकी तरफ इनकी निशानदेही, क्योंकि वो इनकी इतनी खिदमत करते हैं, इतने प्यार से इनको रखते हैं, तो वो अब जाना भी नहीं चाहते। बेटा ले जाना भी चाहे तो कहते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं जाना चाहता। और यहाँ पर जो है वो उनको दिली सुकून भी है, खुश भी हैं। बहरहाल ये तो एक बड़ी बहस है जिसको कंटिन्यू आगे भी करेंगे। बात हो रही है ओल्ड एज होम के हवाले से, और जो लोग इसमें रह रहे हैं उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, और फिर वही वाली बात भी हो रही है कि हमारे माशरे में इस वक्त ओल्ड एज होम की कमी है। लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग वालिदैन को रख नहीं रहे हैं, मजबूरियां भी हैं, बग़ैर मजबूरियों के भी सब कुछ हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। आलिया कौसर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का, दुआ है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं परेरा साहब से पूछना चाह रही हूँ। परेरा साहब, उम्र की कोई कैद है, कोई हद है कि दारुस्सूकून में जो है वो अगर ओल्ड एज होम है तो किस ब्रैकेट के लोग आ सकते हैं कि भाई चले ओल्ड ही होंगे तो आएंगे, या क्या है क्राइटेरिया? सीनियर सिटीजन्स, ये हमारा जो ये होम है इसको कहते हैं दारुस्सूकून सीनियर सिटीजन्स होम। अब सीनियर सिटीजन्स में एनीवन ओवर 60 इयर्स मोस्ट वेलकम। इस वक्त कराची में जो हमारा जो सीनियर सिटीजन्स होम है 120 की कैपेसिटी है, इस वक्त फुल हो चुका है। काफ़ी लोग हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं, हम इनको वेटिंग लिस्ट पे कह रहे हैं। एक ऑफ़र हम ये भी कहते हैं कि हमारे एक राशिदाबाद में एक टंडवाला यार में बहुत बड़ा एक सेटअप है, वहाँ पर बड़े लड़के जो मेंटली चैलेंज और सीनियर सिटीजन्स भी वहाँ रहते हैं। तो जो लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे वो हम उनको वहाँ भेज देते हैं। सही, ठीक है। चूँकि सर्विसेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई सर्विसेज के लिए कोई पैसे नहीं लेते। हाँ, इनके ऊपर है कि हमारी ज़कात विंडो है, लोग ज़कात देना चाहें या डोनेशन देना चाहें तो हम दोनों एक्सेप्ट करते हैं। तो हम फ़ीस कोई नहीं लेते किसी भी हमारे कोई भी ऑपरेशंस के लिए, हम या कोई भी फैसिलिटीज़, इनको मेडिकल फैसिलिटी भी हम देते हैं। अगर कोई बीमार होते हैं तो अच्छे हॉस्पिटल्स में इनको दाखिल करवा के ज़ाहिर है वहाँ से निगोशिएट करते हैं, डिस्काउंट करवाते हैं। इनकी रेगुलर मेडिकेशंस होती हैं, मेडिसिन इनको डेली बेसिस पे, ज़ाहिर है इस एज में शुगर की बीमारियाँ, बीपी की बीमारियाँ और मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो वो हम कभी कभार तो ये कहते हैं अगर फैमिली कर सकती है तो वो करे, वरना हम कहते हैं कि हम खुद कर देंगे। तो उनके लिए कोई फ़र्ज़ नहीं है या कोई पाबंदी नहीं है कि वो कुछ दें, वरना हम सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक। आलिया साहिबा, आप जो है वो कब आई यहाँ पर, आपको कौन लेकर आया, अपने बारे में बताएं। कब से दारुस्सूकून में हैं आप? मैं 4-5 महीने से हूँ यहाँ पे। सही। और मुझे मेरा खोजा जमात है ना, HBT वालों ने लाया, वसीम बादामी के वालिद ने भेजा। अच्छा। वसीम बादामी जो कि उनके हमारी वालिद जमात के ना शिया हैं जो मीडिया में काम करते हैं। सही, उनके सही, वालिद अब्बास बादामी ने भिजवाया। उन्होंने आपको यहाँ पे भिजवाया? हाँ, मैंने अच्छा। बड़े मिनटों से आई नहीं भेज रहे थे मुझे, कहते नहीं आप घर में रहो। मेरे 2 मासी रखे थे, एक दिन की एक रात की। मैंने कहा मैं अकेली नहीं रह सकती, मैं रोती थी। फिर बड़े सिफारिश से मुश्किल से मुझे यहाँ इन्होंने बोला हम भेज रहे हैं आपको, आप जाओगे, दिल नहीं लगा वापस आ जाओ। मैंने कहा मैं वापस नहीं आऊँगी। आपके बेटे शहीद हो गए? मेरा एक बेटा था शहीद हो गया। कैसे? माँ का कोयटा में 2013 की 10 तारीख को जो हुआ था अलमदार रोड पे, वहाँ पे मेरा एक बेटा था, वो शहीद हो गया। जगह जगह धरने लगे हुए थे। जी जी। उसके बाद मैं पागल हो चुकी थी। मुझे पागल खाने लेकर गए, मुझे फातमी में दाखिल किया, मुझे कुतियाना में दाखिल किया। आज तक इलाज चला था, अभी भी मैं कुतियाना से आई हूँ। मैंने कहा मुझे भेज दो खुदा किसी जगह ऐसा कि जब मुझे 2-4 औरतों से बातें कर सकूँ। अकेलापन ज़ाहिर है, अकेलापन, रोती थी। तो उन्होंने, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने भेजा, मेरे साथ अच्छाई किया, मुझे भिजवा दिया। अभी तक मैं इतनी खुश हूँ। मैं जब आई थी बिल्कुल मैयत थी, न बैठ सकती थी, न उठ सकती थी, मुझे चम्मच से खाना खिलाया। मगर इन्होंने मुझे 10 दिन में पैरों पे खड़ा किया। मुझे नहीं पता क्यों इनका मोहब्बत मिला। लड़कियाँ, लड़के, सिस्टर, खुद खाना पीना हर चीज़ मुझे टाइम पे मिली। अब माशाल्लाह मेरे को सब हैरान, तू चलती फिरती है, तू खा रही है, तो वो नहीं आई थी बिल्कुल ख़त्म थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले मर जाएगी 4-5 दिन में, इसको घर ले जाओ। कुतियाना वालों ने भी, फातमी वालों ने भी बोला अम्मा बचने वाली नहीं। मगर देखो जिसको अल्लाह रखे। सिस्टर लोगों ने इतना मुझे मोहब्बत दिया। मैं व्हील चेयर पर थी, फिर व्हील चेयर से मुझे
वॉकर पे आई, वॉकर से भी 1-2 हफ्ता हो गया मैंने वॉकर भी छोड़ दिया। माशाल्लाह भी मैंने आपको यहाँ पे चलते हुए देखा, आप देखो तो ये चलकर आई हैं सिस्टर के और उसकी स्टाफ की मेहरबानी, मैं इनके लिए सारा दिन दुआएं करती हूँ कि ऐसा जगह अल्लाह ने मुझे भिजवाया कि जन्नत मुझे मिल गया। अब मुझे कहते हैं ना कि हमारे घर आ, मैं कहती नहीं, मैं नहीं आऊँगी। जन्नती तो आप वैसे ही अल्लाह ताला आपको देगा, आपके बेटे नहीं, वो तो जन्नत मुझे दुनिया में भी मिल गई। मेरी एक मुँह बोली बेटी नहीं मेरी देखभाल करती है, तो उसके बच्चों को मैंने पाला। बता नानो तो आ जाना, हम लोग तेरे लिए उदास हुए। बेटा मैं नहीं आती हूँ, मेरा घर जन्नत है, मैं इधर बैठी हूँ। तो कहते हमको भी साथ रख दो। बच्चे नादान सही बात है, बिल्कुल ऐसे यानी इतनी मैं यानी अंदर खुश हूँ, दुआ गो हूँ सबके लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के अच्छा लिए। जाना चाहें जैसे घर में अपने तो जा सकते हैं, ये बिल्कुल इजाजत फ्री है। जैसे है। मोबाइल फोन भी अभी रखा हुआ है अम्मा ने, जी। तो ये सब रखने की इजाजत है। वो वैसे बहुत काफ़ी सख्ती तो नहीं काफ़ी है। ऐसे नहीं, जो हमें रेजिडेंट्स हैं सहूलत- मगर वो मैं जाना ईद के दौरान जा सकते हैं, या कुछ घर में कुछ त्यौहार हो या कुछ इस रहने तरह भी की चले जाते रहने हैं। भी जाएं 2 हफ्ते। मतलब हम तो ये इनकरेज करते हैं कि घर जाओ से आओ। कांटेक्ट रखें, घर जाएं वापस आएं, कुछ छुट्टियों के करके आ जाएं। मतलब इस तरह नहीं, मैं हम- जाना नहीं चाहती, फिर इंसान का दिल ख़राब होता है ना, वापस आने में बच्चे रोते हैं। सही बात अभी है। बच्चे खुद आते मुझसे मिल लेते हैं। वाह। हाँ, मैं महीने में 1 दफ़ा जाती हूँ 2 घंटे के लिए, बच्चों को नीचे मिल के खर्ची मर्ची दे के आ जाती हूँ। खर्चा वर्चा भी हाँ, वो देखना। मांगते ना नानी आई है तो हाँ, नानी कुछ हाँ। दे के जाए, दे के आ जाती ये हूँ। तो ऊपर बहुत नहीं जाती, घर पे नहीं जाती। अच्छा जब बेटा आपका चला गया तो कितनी उम्र थी उनकी, और जो है वो किस माशाल्लाह- फोर्स में थे, क्या थे? नहीं, वो तो वैसा दादा का जायदाद था, उस पर अपना अच्छा। दुकान में बैठा था, बैठक बनाया था दुकान को, तो वो जो था ज़्यादातर मौला की तरफ था। अच्छा अच्छा। शिया थे ना हम लोग, हाँ। तो लाहौर जाता था, जुन्जनाल आता था, ये कर, तो दुकान में बैठा हुआ था। जुमेरात का दिन भी था, तो रात को इमाम हसन की शहादत की रात थी, तो पहला धमाका हुआ था। बकौल दूसरों को, मैंने तो खुद नहीं देखा, बोले से बोला या अली मदद, दुकान की छलांग लगाया गया, एम्बुलेंस के पास दूसरा धमाका हुआ तो टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। सिर्फ कहते इसका इतना हिस्सा मिला, एक हाथ एक पाँव तो बिल्कुल था नहीं, एक पाँव एक हाथ, और इतना हिस्सा मिला, कहता कुछ भी नहीं मिला। उस शक्ल से पहचाना सबने, इतना यानी। तो मैंने बच्चे का शक्ल भी नहीं देखा, मुझे इन्होंने बताया नहीं। जब उसको दफना दिया, इसके 1 हफ्ते के बाद बताया तेरा बेटा शहीद हो गया है। किसने बताया आपको? मेरी भांजी ने फ़ोन की, बोली तेरे को खाला पता है तेरा बेटा शहीद हो? मैंने कहा नहीं, मेरे को तो ये पता, कोई में धमाका हुआ, हम तो धनों में भी बैठे। बोले तेरा अपना 1 लख्त जिगर भी गया। फिर जो मैं पागल हो गई, और अभी तक मेरे दिमाग में कभी कभी असर आ जाता है। मगर ये सिस्टर ने मेरे को सब कुछ भुला दिया। मेरा शहीद फाउंडेशन ने भी काफ़ी इलाज किया, मुझे खोजा जमात ने भी काफ़ी इलाज किया, मगर मैं नहीं, मगर सिस्टर ने मुझे ऐसा भुला दिया कि मुझे एक माँ मिल गई है। तो हमारी उम्र में छोटी, मगर माँओं से ख्याल बाप आपका ऐसे रखती हैं कि माँओं से बाप से ज़्यादा मेरी माँ बाप है। और लड़कियों जो काम करती हैं सारा मेरा इज्जत करते, अम्मा अम्मा करते। लड़के जो है सारे अम्मा अम्मा करते, गोद में उठाते थे बेटा मुझे। अच्छा ये कल्चर डेवलप करना भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि ना अब उनके लिए तो जॉब है और जॉब कर रही हैं, लेकिन जैसे हम दीगर इदारों का ये लोग भी बता रहे हैं कि नहीं वहाँ पे इस तरह से हो रहा है, तो ये कल्चर कैसे डेवलप करते हैं, ये जो सेंसिटिविटी लेकर आनी है? ये देखें, ज़ाहिर है 55 साल हो गए इस इदारे को कायम हुए हुए, और जब शुरुआत हुई थी तो सिस्टर्स गर्ट्रूड, सिस्टर रूथ, लुइस, इन्होंने जब शुरुआत की थी तो, और फिर हमने ओल्ड एज होम, तो ये केयरिंग का एक सिलसिला, किस तरह से केयर करना है, किस तरह से लोगों को एम्पैथी देनी है, सिंपैथी भी देने के बाद एम्पैथी भी देनी है, ताकि लोगों को ये फीलिंग हो कि अपना दे शुड गेट यूज्ड टू दी इन्वायरमेंट, और अपने आप को पहले कूल डाउन करना पड़ता है। ज़ाहिर है एक अपनाहियत को, इनको बिल्कुल जो लोग शौक़ में होते हैं उनको उस शौक़ से निकालना एक बहुत बड़ा, एक बिल्कुल उनको ऐसा ही कंफर्टेबल करना होता है, उनको किस तरह से काम डाउन करना होता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे बड़ा काम तो उनका है और बहुत मुश्किल काम है। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो सिस्टर हैं वो भी आई हुई हैं, कुछ और भी लोग होंगे उनको भी शामिल करेंगे, उनसे भी सुनेंगे उनकी रोदाद और सिस्टर्स कैसे काम कर रही हैं वो भी आपको बताएंगे। बात हो रही है दारुसुकून के हवाले से, ओल्ड एज होम के हवाले से, कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी ज़रूरत है कि कितनी है। जैसे भी आलिया कौसर साहिबा हमारे साथ थी तो उन्होंने बताया कि वाकई वो इतनी तरह हो गई थी, बीमार हो गई थी कि उनको किसी ऐसे इदारे की ज़रूरत थी और वो वहाँ गई हैं, तो अब वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट गई हैं। तो ऐसे केसेस भी हैं हमारे पास, और बड़ी तारीफ़ कर रही थी सिस्टर फजीलत आपकी भी और बाकी तमाम सिस्टर्स की भी, कि वो इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं आप सब कि वो अपना जो घर बार है वो भी जाना नहीं चाहते, भूल जाते हैं और बहुत खुश हैं। तो सिस्टर सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से आप लोग उनको केयर टेक करते हैं, आप लोग क्या दिन रात वहीं रहते हैं या ड्यूटीज़ की तरह आते हैं जाते हैं, क्या जो है वो तरीक़ाकार है? जी हम तो 24 आवर्स वहीं पे रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जैसे मेरे ड्रेस से भी आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि
आई एम अनंत सिस्टर। तो जो कि हम तो अपनी जो लाइफ है इसी के लिए दी होती कि दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए अपने आप को वक्फ किया हुआ है। तो हम 24 आवर्स हम वहाँ पे हैं, मॉनिटर करते हैं, और जो बाकी का केयर टेकिंग स्टाफ है डे एंड नाइट, उनको देखते हैं कि किस तरह से कि मेरे रेजिडेंट्स जो हैं, जो हमारे केयर में आए हैं, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कितने साल से वाबस्ता हैं इस इदारे से? मुझे तकरीबन हो गए 30 इयर्स। ओह, इतने साल आपको तो घर ही लगता होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी अपनी फैमिलीज़ में क्या सिस्टम होता है? आप लोग के बचपन में आ जाते हैं, किस तरह से होता है ये? और अपनी फैमिली को भी, क्योंकि ज़ाहिर है सब घर माँ बाप जो है वो तो सभी के सांझे होते हैं। एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं एक जो सिंध का एक छोटा सा शहर है कोटरी, तो वहीं पे ये सिस्टर्स थी वहाँ पे, तो गरीबों के लिए उन्होंने हेल्प करना, उनकी स्कूलिंग करवाना गरीब बच्चों की, तो उनकी खदमात को देख के कैसे वो मतलब बाहर से आके हमारे मुल्क में किस तरह से वो खिदमत करती, इंसानियत की, तो वक्फ किया हुआ। उनको देखते हुए फिर मुझे भी शौक़ हुआ, तो सून आफ्टर मैट्रिक मैंने अपना डिज़ायर शो किया कि मैं भी आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो फिर सून आफ्टर मैट्रिक मैंने उनको ज्वाइन किया 1988 में। और घर वालों को छोड़कर आ गई? घर वालों को छोड़ा। सही। याद आते हैं आपको? याद आते हैं, जाते भी हैं, और हमारी भी जैसे वेकेशन होती हैं साल के बाद 15 डेज तो वहाँ पे आप जाती हैं? तो जाते हैं, बहन भाइयों से भी मिलते हैं, उनके दुख खुशी में हम शामिल होते हैं। वाह, ज़बरदस्त है ना। ये तो बड़ा काम है जो आप लोग कर रहे हैं, और वाकई इससे बड़ा तो दर्स कुछ कोई भी मज़हब नहीं देता। इंसानियत को तो सभी ने जो है ना प्रायोरिटी जो है वो रखा है, और कुरान का मौजू भी इंसानी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ गाजी। अब्दुल लतीफ़ गाजी साहब जी। तो आप कब से हैं दारुस्सुकून में और कैसे आए, अपने बारे में बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। 27 months ago I have joined this दारुल सुकून जी। उस मेरे हालात कुछ ऐसे पेचीदा हो गए थे कि हमने हमारी बहन को कहा कि मुझे दारुल सुकून, ऐसे टटोला बहुत सारे इदारे हैं मैंने, मगर मुझे अब दारुल सुकून की अहमियत के बारे में और इसकी जो सहूलतों के बारे में एक मेरे दोस्त एक अच्छी मेमन थे, उन्होंने बताया कि ये दारुल सुकून का इदारा कायदे आज़म की मज़ार के अपोजिट में है। मैंने कहा भाई मैं वो इदारा इतना बड़ा तो है मगर मैंने वो रास्ते नहीं देखे, नुमाइश बड़ा एरिया है, अकेला मैं कैसे ढूंढूंगा, न मेरी पोजीशन है, ज़रा टांगों की तकलीफ़ है। तो उस कच्ची में बिरादर ने हमें मोटरसाइकिल पे बिठा के यहाँ पहुँचा दिया दारुल सुकून की हुदूद तक। फिर हम इधर आए और देखा तो उस ज़माने में अना दानियल नाम की एक CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, उसे हमारी बहनें, दोनों बहनें थी, वो मिली। सही। फिर उन्होंने कहा चंद दिन तुम अभी रहने दो, हम तुम्हारे बारे में मज़ीद सोचते हैं, या ना कोई कमरा मिल जाए, कोई अकेले रहने की सहूलत मिल जाए। वो भी मुमकिन नहीं था, जहाँ कहीं जाए तो ये सवाल होता था कि हम छड़े इंसान को कोई चीज़ अलाउ नहीं करते हैं, चाहे अच्छा भी क्यों नहीं हो, मगर छड़े को हम नहीं करेंगे। फिर मैंने डिसीज़न लिया, छोटी बहन को कहा कि दारुल सुकून का इदारा जो मैंने आपको दिखा दिया है वहाँ मुझे छोड़ आओ। तो 1 जून 22 को मुझे यहाँ दाखिल किया गया, और एक आध साल के बाद मेरी बहन वफ़ात भी हो गई। अच्छा। और दूसरी बहन थी कनाडा में, अभी भी कनाडा में है, साल में एक दफ़े रमज़ान ता मुहर्रम तक रहती है, 2.5-3 महीने। इस वक्त मैं अकेला हूँ, और मेरे 2 बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं। अच्छा। और ये अपने मेरी बीवी भी हयात है, और ये अपने तारिक रोड पे रहते हैं आजकल। पहले यहाँ रहते जमशेद रोड पे रहते, आजकल तारिक रोड पे रहते हैं। तो आप अपनी वाइफ के साथ, आप क्यों अपने आप को छड़ा छाड़ कह रहे हैं? आपकी तो वाइफ भी, मैं समझ रही हूँ कि आपने शादी नहीं की, तो आप जो है वो कहाँ हैं? बच्चों के साथ क्यों नहीं रहते, वाइफ के साथ क्यों नहीं रहते? भाई देखो, दरअसल बात यूँ हुई कि मैं वाइफ के साथ रह रहा था, बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, एक बच्चे को इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर बनाया, माशाल्लाह। नंबर 2 दूसरा बच्चा है CA के आखिरी मॉड्यूल में है, और वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो
कामयाब से कर लेगा। मगर इंसान के पास ऐसे कुछ हालात हो गए कि मुझे, यानी जिसके कहते हैं ना कि हमने इतनी सेक्रीफाइस किया, हमको इतनी कुर्बानी दी, इसके बावजूद घर के हालात ऐसे पेचीदा हो गए हमारे घर के, तो मैंने खुद अपनी मर्जी से, उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर नहीं निकाला है। सही सही। मगर वो कुछ हालात ने ऐसी मजबूरी की कि मुझे खुद को घर छोड़ना पड़ा। नहीं, क्या हालात आपके ऐसे हो गए? आपकी बेगम ने भी आपको जाने दिया? उन्होंने मुझसे कहा कि हमको एक अच्छा मकान लेना है, तो मैं भी अच्छे मकान के लिए अपनी पोजीशन मेरे जेब में हाथ डालूं। पहले इन्होंने मुझे कहा कि 10 लाख रुपए मुझे दो। किसने? हमारी बेटे ने और बेगम ने, सब ने इनका था कि हमने 45 लाख तो हमारे पास है और 10 लाख की ज़रूरत है। तो मैंने कहा 10 लाख की ज़रूरत है तो मैं बिजनेस कैसे करूँगा, आपको 10 लाख दे दूँगा तो मेरे पास तो 1 सवा लाख रुपये बच जाएगा। ज़्यादा तो हमें पैसा नहीं था मेरे पास, 10-11 लाख थे। मैंने कहा तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा अब्बा आप फिक्र नहीं करें, घर का खर्चा से हम पैसा नहीं मांगेंगे। तो हमने उनकी बात पे यकीन करा, क्योंकि हमारी औलाद थी। फिर चंद दिनों में तो उन्होंने हमें कहा कि भाई ये हमको ये किचन बना दो, किचन है अमेरिकन किचन बना दो। मैंने कहा मेरे पास पैसा था वो सबके सब दे दिया। अब 1.5 लाख रुपया मेरे पास जो पड़ा है, अचानक मेरी कोई डेथ हो जाए तो मैयत का खर्चा भी उठाने के लिए मेरे रखना चाहिए। आप कहते पैसा तो हमको आपको देना नहीं है। तो ये तरह तरह की लैंग्वेज सामने आए, तो मैं उनका मकसद समझ गया कि मेरे से ये लोग ज़्यादा पैसा निकलना, मेरे पास पैसा तो था नहीं और मैं बहुत गरीबी से आगे बढ़ा हुआ इंसान हूँ। उसमें आपकी बीवी भी शामिल थी? हाँ, वो आपका साथ नहीं देती? नहीं, मेरी बीवी भी मौजूद थी। उनको कहा कि 10 लाख हमको दे दो, 10 लाख का एक चेक नहीं बनाना है, 5-5 लाख के 2 चेक बनाओ, नहीं तो इनकम टैक्स वाले नोटिस भेजते हैं, एक 10 लाख का आप चेक लिखेंगी, ये साथ दे रही थी, तो आपको भी भेजेंगे, मुझे भी इनकम टैक्स वाले बुलाएंगे, या पैसा तुम्हारे अच्छा। तो आप उकता के निकले क्यों फिर? क्या हुआ ऐसा कि आपने बोला कि छोड़ो भाई इन सबको मैं जा रहा हूँ? वरना फैमिली को छोड़ के कौन जाता है? पैसा भी आपने दे दिया, 10 लाख भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, फिर भी आपको? मेरा कहने का मकसद यही है कि मेरे पास ज़्यादा तो मनी नहीं थी। हाँ। और उनकी पॉलिसी ये थी कि किसी की तरह से इसको भगाओ, यानी घर में से चला जाए अपनी मर्जी से, वरना कौन अपना घर छोड़ेगा। हाँ। इतना बच्चा पढ़ाने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मुझे भी तकलीफ़ हुई है। पैसा घर में ऐसे नहीं आता, किसी से हमने लोन भी नहीं लिया था, किसी इदारे के पास भी मैं नहीं गया था, मैंने पढ़ाया है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 84। आपकी बेगम भी कोई जवान तो नहीं होंगी? बुढ़ापे में तो मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं, तो वो तो नहीं चाहते होंगे कि आप छोड़ के जाएं? उनके सेंस में तो वो नहीं है ना, वो मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ या समझता हूँ ना, इतना वो बेगम है ना, वो नजरिया नहीं रखती है। बेगम जो है वो बेटों का साथ देती है। क्या कुछ कह रहे? ये आई थी इनकी बेगम एक दफ़ा बेटे के साथ, जब से मतलब मैं आई जी, बहुत बुरी तरीके से पेश आई, इतना लड़ाई झगड़ा बहुत आया। किस लिए? कुछ पैसे इनसे डिमांड करी थी, वो अभी ओल्ड एज होम में है, तो पैसे लेने के लिए अभी भी उनको पैसा दें वहाँ से रह के? हाँ, इनको बहुत परेशान कर रही थी। आके बेटा भी आया था ना, ऑफिस में आके इतना उधम मचाया था। तो आप कहाँ से पैसा देंगे आप उनको? तो मैं ये तो तुम्हें कहना है कि एक इंसान को फिर अभी इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का मकान लिया है। चलो 2.5 करोड़ कम आइटम नहीं है, 25 मिलियन। तो 2.5 करोड़ के मकान में एक कमरा नहीं है आपके लिए ना? इन्होंने अपने लिए इन्होंने लिया है। जो यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मुफ्ती साहब, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इतनी बातें सुन के, अली मोहम्मद भाई भी थे, इनकी भी बातें सुन के एक चीज़ तो साफ नज़र आई कि सब दुनिया के पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, वालिदैन, फैमिली, जो भी हमारी रस्म रिवाज, हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, ऑल ज़ीरो। वजह, सॉरी टू से, नाराज़ नहीं होइएगा मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, हमारी तरबियत सिर्फ जब दुनिया ही की बुनियाद पर होती है कि भाई मैं सिर्फ दुनिया का मालूम, मैं बच्चे को सिर्फ आला तालीम दे दूँ, चाहे वो वैल्यूज़ भूल जाए। आज यही तो हो रहा है हमारे साथ, हम अपनी वैल्यूज़ भूल रहे हैं,
हम अपने दीन की बुनियाद भूल रहे हैं। दैट इज़ वाई आज हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ा। ज़ैद बिन हारिसा भी तो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुजूर के मुंह बेले बेटे थे, 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे। कहते हैं मुझे खुदा की कसम पता नहीं कि कभी हुजूर ने मुझे ओए करके पुकारा हो। और जब उनके वालिदैन को पता चला, मक्के से आए, या रसूलल्लाह जितना पैसा चाहिए ले लो, हमें हमारा बेटा दे दो। हुजूर ने फरमाया पैसा अपने पास रखो, बेटे से पूछो ये जाते ले जाओ अपने साथ। पूछा ज़ैद हमारे साथ चलोगे? कहा नहीं, मैं सरकार को जन्नत को छोड़कर चला जाऊं, इन्होंने तुमसे ज्यादा मुझे प्यार दिया है। ठीक है, आज ये प्यार दे रहे हैं दारुल सुकून वाले, ये इसीलिए यहाँ रहना पसंद कर रहे हैं। बट ये कितनी बदनसीबी की बात है कि माँ बाप जैसी दौलत ये जब नहीं होती ना में, इनकी औलाद रोएगी। पंजाबी में कहते हैं कि सुन अखाई दे दे के रोएगी, आंखों में यूं डाल डाल के और ये हिचकियां मार के रोएंगे, लेकिन उस वक्त ये बाप ये माँ नहीं होंगे। और सॉरी टू से इनकी फैमिली के लिए मुझे कोई अल्फाज कहने तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं इनकी बदनसीबी पर कुड़ सकता हूँ कि मुझे कुड़ने का, जलने का सवाब मिलेगा कि यार एक माँ बाप जैसी नेमत होते हुए तुम उसको छोड़ के और अब भी उससे ये डिमांड कर रहे हो। माँ बाप तो चलो अब कह रहे हैं ना, बच्चे बच्चन हो गए, जवान है, जवानी में उनको समझ, भाई बीवी जो है उनको तो बुढ़ापे का एक दूसरे का सहारा होते हैं ना। और देख रहे हैं कि औलाद इतनी लालची है, तो आपको आगे अपना क्या नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, ज़िंदगी आपके साथ लगा दी, तो आप उनके साथ इस तरह से करें। पैसे की जो मोहब्बत है ना, ये बड़ा खाना खराब की करती मोहब्बत है। में बिल्कुल, क्योंकि फ़क्र जो है ना कुफ्र तक ले जाता है, भूख जो है ना कुफ्र तक ले जाती है। सही। और चाहे वो माल की भूख हो, चाहे वो जाहो मनसब की भूख हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की भूख हो, ये इंसान को इंसानियत से गिरा देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। सिस्टर फजीलत, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत खुलूस के साथ कर रहे हैं, और इसको जारी और सारी रखें। और ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी जो है ना सपोर्ट है, जो कि अपनी ज़िंदगियों से, अपने प्यारों से मजबूर होकर, हार कर जो है वो यहाँ तक पहुँचते हैं। और बाबा जी आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बात हो रही है ओल्ड एज होम के हवाले से, और हम ये भी देख रहे हैं कि क्या माशरे में हमारी इसकी ज़रूरत है, नहीं है। हम दीनी तौर पर भी पहलू को डिस्कस कर रहे हैं और माशरती तौर पे भी कर रहे हैं। तो हमारे सामने जो केसेस आए बज़ाहिर तो उससे यही लगता है कि वाकई ज़रूरत है, और जिस तरह से मजबूरी में लोग कसमा पुरसी में ज़िंदगी गुजारने से तो बेहतर है कि किसी ओल्ड एज होम में चले जाएँ। तो इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। डॉक्टर हसन औज भी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर भी हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसन। और साथ साथ जो है वो रज़िया आपा भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। आप भी दारुल सुकून की रेजिडेंट हैं, आपसे भी बात करेंगे कि कब आई जी। रियाज नाम है, ओके जी। तो रियाज आपसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हसन अभी आप गुफ्तगू सुन भी रहे थे यकीनन, तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं वाकई जिनको ज़रूरत भी है। तो आपका इसमें क्या कहना है कि हमारे एक तो माशरती पहलू और फिर फैमिली सिस्टम के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जब मैं प्रोग्राम सुन रहा था आपका, और बहुत दिल पसीज रहा था मेरा, तकलीफ़ हो रही थी सुन के। सर ने जैसे बात की उसमें भी सदाकत है कि हम अपने बच्चों को जब दुनिया देते हैं ना, तो फिर आप उनसे ये एक्सपेक्ट ना करें। दूसरी बात है कि जब हम बच्चों को मोहब्बत देते हैं या उनकी परवरिश करते हैं, तो हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि हमें वो बुढ़ापे का हमारा सहारा बनेंगे। क्योंकि हम जब बच्चों को पैदा करते तो उसके पूछ के हमने पैदा नहीं किया, हमने खुद पैदा किया अपनी मर्ज़ी से, और हमारी नस्ल चले, हम ये चाहते थे और हमारा ख्याल रखा जाए। अब वो हमने फिर उसको ज़िंदगी भर दुनिया सिखाई कि बेटा ये करना वो करना, चीटिंग फ्रॉड भी सिखा देते हैं, कोई बदतमीज़ी, और यहाँ बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। वो देख रहा है कि ये मेरा बाप या माँ जो है अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे, जायदादों के लिए झगड़ा कर रहे हैं, अपने माँ बाप दादा दादी नाना नानी की खिदमतें नहीं कर रहे। अच्छा वो मर गए तो उनके जो रिश्तेदार हैं, जो खाला हैं या दूसरी हैं, तो उनकी खिदमतें नहीं कर रहे, बीमारियों में शिकवे शिकायत लेके बैठ जाते हैं, हर बात को बतंगड़ बना रहे। तो वो ये सीख रहे हैं, जब माँ बाप को देख रहे हैं तो वो दुनिया ही सीख रहे हैं। और जहाँ तक सर ने एक और बात भी की थी, जो दीन चाहे कोई भी हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी हो, बड़ा अच्छा सिस्टम चलता है। तारीख़ इंसानी, जो मुसलमानों की तारीख़ है, इंसानों की जो तारीख़ है, सब वहाँ बुज़ुर्गों का एहतराम होता था, बुज़ुर्गों की, बुज़ुर्ग ने जो कह दिया वो माना जाता था। सही। लेकिन जब प्रोटेस्टेंटिज्म आया, एक पूरी पोप के ख़िलाफ़ तहरीक चली, तो कहीं वो ठीक थी, लेकिन कहीं उसमें ये आया कि दुनिया का एलिमेंट आ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो उसमें ये सिखाया गया कि भाई जिसकी दुनिया अच्छी है वही उसकी आखिरत, आखिरत कुछ नहीं है, बस अब जन्नत में ही जाना है, बस दुनिया अच्छी होनी चाहिए। तो बस जो हवस है ना पैसे की आजकल बच्चों के लिए कि भाई मुझे अपना कैरियर
बनाना है, लड़कियों को भी लड़कों को भी, कि हमें अपने माँ बाप कोई, उनको ये समझ में नहीं आता कि हमारी, जब हमें जिसने पैदा किया, जिसने हमें चलना सिखाया, इनके अलावा जो हमें हर 2 घंटे पे फीड कराती थी माँ, जो उसके बाद आधे घंटे तक डकार दिलाती थी, जो बाप जो बाहर कमा रहा है और अपने पैसे अपने ऊपर नहीं लगा रहा है, ईद तक अपने नहीं ले रहा है, अपना एक सूट ले रहा है, बच्चे के 5-5 सूट ले रहा है, बच्चों की महंगी महंगी फीसें भर रहा है, इन्होंने जो इतना इन्वेस्टमेंट किए, तो हम उनको पे बैक करें। पे बैक इसलिए नहीं कि आपको वो फ़र्ज़ है, इसलिए कि ये नेचुरली एक अच्छी तबीयत वाले इंसान, एक मोमिनाना सिफ्त वाले इंसान की ये जिबिल्लत में शामिल होता है। उसके अलावा मैं एक और बात ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, बीवी बच्चे हैं, क्या करें। अरे अगर तुम्हारे इतने ही बुरे हालात तो तुमने शादी क्यों की थी? तुमने 4 बच्चे तो पैदा कर लिए, तुमसे एक बाप और एक माँ नहीं पाले जा रहे, तुमने 4 बच्चे क्यों पैदा किए? मतलब तुम अगर ये कह रहे हो कि तुम अपनी कल्लाशी का रोना रो रहे हो कि मैं कल्लाश हूँ, मैं नहीं पाल सकता है ना, मेरे साथ मसाइल हैं, तो पहली प्रायोरिटी तुम्हारे लिए माँ बाप होने चाहिए। अच्छा, रिश्ता पहले वो है। ये सोचती हूँ कि तुम अपने जो बच्चे पैदा कर रहे हो तो इस चीज़ से नहीं डर रहे कि कारमा भी तो है, तुम्हारे अपने बच्चों ने भी तो बड़े होना है, तो ये कंसिडर नहीं करते हम लोग कि यार जो मैं इनके साथ कर रही हूँ तो मेरे भी बेटों ने आगे आके मेरे खड़े होना है, तो मतलब मैं बतौर वालदा मेरा रोल अपने सासू सर को रिलेटेड क्या होगा, मेरे अपने माँ बाप से रिलेटेड क्या होगा, तो कल को वो भी बच्चे बड़े होंगे। तो हम ये तो उस तरह तो सोच ही नहीं रहे। ये चीज़ के अलावा कि चले आप वो तो देख रहे हैं बच्चे जो आपके साथ करेंगे। हाँ। यहाँ पर जो बहू की बात हुई कि बहू जो है अगर एक बीवी ये कहती है कि भाई मेरा फ़र्ज़ नहीं है शौहर के माँ बाप की खिदमत करना, तो फिर शौहर का फ़र्ज़ है उसको नफ़क़ा दे जितना जितना बनता है, दूसरी शादी करके वो ऐसी बीवी को लेकर जो उससे मोहब्बत करती होगी, जो उससे मोहब्बत करती होगी वो उसके माँ बाप की खिदमत भी करेगी। माँ बाप चाहे वो आपके हों चाहे वो मेरे हों, अगर हस्बैंड वाइफ कोई भी या कोई भी रिश्ते के हों, पड़ोसी के माँ बाप भी हों, तो वो उधर जो है हम लोगों उनके लिए पाबंद होते हैं कि हमें उनकी बड़ों की खिदमत करनी है। माँ बाप सबके सांझे होते हैं, जैसे औलाद सबकी सांझे। कोई बच्चा अगर रोड पर जा रहा है मैं तो नहीं रोकूंगा कि बेटा वो किसी और का बच्चा है तो उसको एक्सीडेंट होने दूँ मैं, नहीं, इस तरह माँ बाप होते हैं। मैं देखता हूँ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं होते और वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पास ये मसले हैं कि वो पैसे नहीं होते दवाइयों के, और जो है सस्ती दवाइयाँ, ऑफकोर्स सस्ती दवाइयाँ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे भी पैसे नहीं दे सकते। मतलब बच्चे अपनी अय्याशी कर रहे हैं, बाइकों पे घूम रहे हैं, लेकिन माँ बाप को दवाई देने के पैसे नहीं हैं। हाँ। अपने लिए हर चीज़ है। तो मुझे यहाँ तकलीफ़ बहुत होती है कि जो माँ बाप अपने जो है पॉकेट मार के आपको बड़ा करते हैं, अब उनके लिए आपके पास पैसे नहीं, लेकिन उसमें माँ बाप की भी गलती नज़र आती है कि वो दुनियावी तालीम ही दे रहे हैं, दुनियावी तरबियत ही कर रहे हैं। जब दुनिया दोगे तो दुनिया मिलेगी। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ अभी हसन ने बीच में बात की थी स्टार्टिंग में कि एक ना एक्सपेक्टेशन, ये वाला पहलू नहीं हम छोड़ सकते कि अब वालिदैन भी क्या है उस तरबियत की बार बार बात हो रही है, उस एक्सपेक्टेशन के साथ बच्चे को परवान चढ़ा रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे तो जी इतने पैसे कमाएगा तो इतने माँ बाप पर भी लगाएगा। और फिर क्या दीन में ये उम्मीद रखना जायज़ है, नहीं है, क्या है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारा प्राइस बॉन्ड है, निकल आएगा बड़ा होकर। कहते हैं ना एज यू सो सो शैल यू रीप, जो बोगे तुम वही काटोगे। इसीलिए फरमाया कि अपनी औलाद की तरबियत इस तरह करो, उन्हें ऊंच नीच सब कुछ बताओ। आज हमारा माशरा पता क्या है, वो जी हमने फलाना एक जर्नल या एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो ये फलाना स्कूल हमें इसलिए अच्छा लगता है कि ये छोटे बचपन से ना बच्चियों को बताते हैं दिस इज़ गुड टच, दिस इज़ बैड टच, डू नॉट लेट एनी अदर टू टच यू ऑन योर बम्स और योर सीना। भाई ये तो हमें इस्लाम सबसे पहले बताता है कि तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए बिस्तर अलहदा कर दो। क्यों नहीं पढ़ते इस्लाम? जो दीन ये कह रहा है कि नहरे फुरात पर भी बैठो, वुज़ू करो तो पानी ज़ाया ना करना, अरे तो वो कैसे किसी का खून बहा सकता है? जो इस्लाम ये कहता हो कि बाप के चेहरे को देखना इबादत है, वो कैसे ये कहेगा कि जी तुम बाप का हाथ पकड़े उठा के उसको ओल्ड एज होम में फेंक कर आ जाओ? मैं तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस की बात कर रही हूँ ना, हम ये रखना है कि नहीं रखना, अब ये सोच रहे हैं कि बच्चा ही हमें सारा रिवॉर्ड देगा। आज मैंने सही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि हम तरबियत पर आ ही नहीं रहे, हमारी तरबियत सही नहीं हो रही है। आज जो हम माँ बाप जिन हम बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं ना, उनकी एक ही सोच है, मैंने कौन से कोर्सेज करने हैं, मैंने कौन सी एजुकेशन जिससे मुझे मैक्सिमम, ओ जी अब तो AI का दौर है, आई मस्ट लर्न ऑल दीज थिंग्स, कि यहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी। इफ़ यू ओनली थिंक अबाउट दिस मॉर्टल वर्ल्ड, सिर्फ दुनिया की दौलत कमाने की आप सोचोगे, आखिरत को आप दौलत नहीं समझोगे, सही फिर तो नहीं बनेगा। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा
कि हमारे जो बच्चे हैं उसमें हमारे यहाँ सिर्फ ये हो जाता है कि भाई माँ बाप जो हैं सिर्फ वो इतना फोकस करते हैं कि सेल्फिशनेस कि मुझे देखो, मेरे घर को देखो एक यूनिट एंटिटी के तौर पे। वो बाकी रिश्तों के जो ताया मामा चाचा खाला वो सब रिश्ते जो है ना, वो हम अगर ये रिश्तों की तरबियत सिखाएंगे ना बच्चों को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई कहीं लैकिंग हो रही है तो वो जाके उनकी भी केयर करेगा, परवाह करेगा। हमारे इधर भी मसला एक आ जाता है। सही। अम्मा आप बताएं, आप कब से दारुस्सूकून में हैं, कैसे आई, कौन लेकर आया आपको, आपकी फैमिली के बारे में बताएं। मेरी फैमिली सिर्फ 4 पर मुश्तमिल है। सही। 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे। क्योंकि मेरे शौहर कहते थे आँख खुदा ने दी है और दिमाग दिया है, और जैसे कि लोग कहते हैं कि बच्चे पैदा होते चले जा रहे हैं, अल्लाह देगा, ये बात नहीं है। सही। जितनों को तुम खिला सको उतने ही बच्चे भी पैदा करो। सही बात। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर खुद भी फाका करोगे और खुदा पर इल्ज़ाम ना लगाओ। वो दे रहा है, वो देगा। अक्ल दी है, आँख दी है, ठीक, देख के चलो। कोई गड्ढा सामने होगा तो हम क्या पैर डाल देंगे उसके? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से ज़िंदगी के और मसले भी हैं, खुदा ने रखे हैं कि आपको अक्ल दी, समझ दी, आप देखें कि आपके पास खिलाने के लिए आपके पास एक बोरी आटा है, 1 लाख रुपए, 1 लाख को आप वो दे दें, इनवाइट कर लें कि भाई खाने पर आना, होगा वो? अपने वसाइल देखते हुए करेंगे। अच्छा, कहाँ है आपके शौहर, कहाँ है आपके बच्चे, कहाँ हैं? आप दारुस्सूकून में क्यों आई हैं? मैं दारुस्सूकून में इसलिए आई कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। सही। मैं बहुत घबराई, फेस कर रही थी, फिर भी मैं फेस कर रही थी हालात को कि इतने में मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। जब बेटे का हुआ तो मैं ऐसी हो गई कि जैसे अकेली बैठी हूँ और मेरा जी चाहता था कपड़े फाड़ूँ और गैलरी से कूद पड़ूँ नीचे। तो मैंने कहा अगर ऐसा ये सच हो गया तो बहुत मुश्किल होगी। सही। उन्होंने कहा अगर ऐसा है आप दारुस्सूकून जाए। अच्छा, तो आपका एक बेटे की जो डेथ हुई वो कैसे हुई, और दूसरा बेटा आपका कहाँ है, उसके पास क्यों नहीं गई हैं? दूसरा है ही नहीं। कौन? मेरे शौहर है। मेरे शौहर कहते थे ज़्यादा औलादें पैदा नहीं करनी। दूसरी क्या है, बेटी है आपकी? एक बेटी है, वो अमेरिका में है। मैं उसके मामले में बिल्कुल दखल नहीं देती, और मैं नहीं चाहती कि मियाँ बीवी में किसी किस्म की मेरी वजह से कोई रंजिश हो, इसलिए बस हद के अंदर रहती हूँ। बेटे का इंतकाल कैसे हुआ है? बेटे का इंतकाल कैसे हुआ? ये तो ना पूछे कि कैसा हुआ, बिल्कुल अच्छा भला चलता फिरता, जैसे हम आप बैठे, जैसे हम आप बैठे। हम कह रहे हैं अल्लाह रज़ा आए, रज़ा नाम था मेरे बेटे का, रज़ा आए तो हम उससे कहेंगे कि बेटा एक दिन लालू खेत चलो, मुझे मेरी चप्पल टूट गई है, चप्पल दिला दो। करते करते 8 महीने हो गए। अब मैंने कहा अल्लाह बेटा क्यों नहीं आ रहा है? मैं जिन लोगों से कह रही हूँ वो जानते हैं कि उसका इंतकाल हो चुका, और मैं कह रही हूँ अल्लाह मेरा बेटा कहाँ चला गया, बेटा कहाँ चला गया। घबरा रही हूँ, कभी बाहर कभी अंदर, ऐसी परेशान हो रही हूँ। इतने में फिर एक साहब एक हमारी ये हैं, आपका अल्लाह भला करे, सऊदी अरब में मेरी बहन की एक बेटी रहती है, वो इत्तेफाक से आई हुई थी। उसने क्या किया, छुप के जाके फ़ोटो ले ली मेरे बेटी की। बेटे मतलब पता ही नहीं चला, वो जो थी अंदर घुस गई। उसको मना किया लोगों ने कि तुम अंदर नहीं जाओ, तुम अंदर नहीं जाओ। तो वो कहने लगी अच्छा क्यों, मैं क्यों ना जाऊँ, ये कह के वो अंदर घुस गई। अंदर जाके अंदर कहाँ बेटे की तस्वीर ले ली। कहाँ पर अम्मा, किधर अंदर? कराची के अंदर की बात कर रही हूँ आपसे। वो आई भी थी तो बेटा यहाँ था। हाँ। समझ में आ गई। अभी वो लेके चली गई, कहने लगी अब कह रहे थे आप लोग जाइए, आप लोग जाइए, अब ये जो है वादी हुसैन चली जाएगी लाश। अच्छा। अब हमने कुछ भी नहीं, 8 महीने के बाद जब मुझे मालूम हो, 2 महीने तक इतना चीखी हो, इतनी रोई, बस मैं सिर्फ एक बात कहती थी अल्लाह मेरा बेटा दे दे, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। और उसकी शादी नहीं हुई थी आपके बेटे की? शादी वगैरह नहीं हुई थी बेटे की? शादी हुई थी, उसके बच्चे हैं, सब बाहर हैं। बाहर है, और बीवी भी बाहर है? बीवी भी बाहर है।
तो आप उनके पास क्यों नहीं जाती हैं? अपनी बेटी के पास अमेरिका में क्यों नहीं जाके रहती? बेटी के पास भी नहीं, दिल ही नहीं लगता कहीं मेरा। यहाँ मैं वक्त पूरा कर रही हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेटा चाहिए। दारू सुकून मुझे में दिल कुछ लग गया चाहिए ही नहीं है। तो वही वक्त आप वहाँ पूरा कर लें अपनों में। दारू सुकून में दिल लग गया जो आप कह रही हैं। अकेले में आप मुझसे कब तक क्या बात करेंगी? कोई और काम आपको नहीं है? मुझे लेके बैठेंगे आप 24 घंटे? सही बात है। यहाँ तो सुबह होती है फिर कहती हूँ आई 10 बज गए। देखिए ना यहाँ ये होता है ना, क्योंकि यहाँ पे सब औरतें हैं मेरे आगे पीछे, और मर्द हैं लेकिन अलग हैं। मुझे किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है। जी कुछ कह रहे हैं हसन भाई? मैं ये कहना चाह रहा था कि जितना बेटों की जिम्मेदारी है माँ बाप की हिफाजत करना, उनके बुढ़ापे में निगहदाश्त करना, उतनी ही बेटियों की जिम्मेदारी है, दामादों की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि माँ बाप सबके साथ जो होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला। दूसरी बात एक एडवाइस के माँ बाप जो है ना औलादों को हिस्से बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि भाई मैं घर बना दूँ फिर इनको हिस्से मिल जाएंगे, घर कर दूँ, इनकी ये कर दूँ, बैंक बैलेंस कर दूँ, इनकी शादियाँ कर दूँ। ये चीज़ें प्लीज़ आप लोग ना किया करें। आप लोग तरबियत करें, आप लोग तालीम दिलवाएं, बाकी बस उनकी मर्जी। अपने लिए बचा के रखें, घर अपने नाम रखें। यहाँ पर मैंने देखा ऐसे हालात के माँ बाप जो है बच्चों के नाम घर करके डिवीजन कर 10 लाख रुपए भी ले लिए, जी बिल्कुल, और खुद बेचारे तो बच्चों की नज़र जो होती है ना, बस ये होती है कि मैं शादी कर लूँ, शादी कर लूँ, बच्चे मेरे हो जाए, मैं बाहर निकल जाऊँ, माँ बाप जाएं भाड़ में। ये चीज़ माँ बाप को खुद सोचनी चाहिए कि आप बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, अपनी हिफाजत के लिए खुद अपने लिए सेविंग्स करके रखें। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, और अपने लिए इन्वेस्टमेंट खुद करें। ये बात आपकी सही है, लेकिन फिर वही वाली बात ना कि माँ बाप में जब बच्चे मुँह से मांग रहे होते हैं और जब तलब कर रहे होते हैं ना, तो माँ बाप रोक नहीं पाते शायद, या बहुत सारे ऐसे हैं जो कर भी लेते हैं इस वक्त दौरे हाजिर में, लेकिन ये मुश्किल काम है। हम बच्चों की हर फरमाइश को ऐसे पूरा करने के आदी होते हैं बतौर पेरेंट्स, हमारी ये प्रैक्टिसेस हैं, और फिर आगे जाके उसका नुकसान उठाते हैं। अच्छा, दामाद वाला और बहू वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहू को तो आप सब सिखा रहे हो कि आप जी बहू खिदमत भी कर ले, पाँव भी दबा ले, खाना भी परोस दे, दवाई भी दे दे, लेकिन बतौर दामाद फिर फैमिली सिस्टम तो किसी एक से तो नहीं बन रहा ना, फिर दामाद को भी सिखा के भेजा करें, अपने बेटों को भी सिखाएं। तो ये तरबियत के इस वाले पहलू पर भी बात करेंगे। बात हो रही है ओल्ड एज होम के हवाले से, और हम जाने से पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे वो ये उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। हमने बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुओं से है कि जी बहुएं डिलीवर करेंगी, बहुएं दवाएं भी देंगी, बहुएं खाना भी खिलाएंगी, बहुएं सब हर तरह का ख्याल रखेंगी। अभी डायपर चेंजिंग की बात हुई, वहाँ तक भी जो है ना वो बेड रेस्ट पर भी हैं, बेड रिडन भी हैं, तो भी जो है वो बहुओं से आप एक्सपेक्ट करते हैं। 2 दिन अस्पताल में दामाद को रुकना पड़ जाए ससुर के पास या इन लॉज में से किसी के पास, तो जी वहाँ पे चर्चे हो जाते हैं, लो भाई जन मुरीद है। फिर दूसरी बात ही के लो तो ससुराल में ही पड़ा रहता है, एक दिन घर में रुक जाए। तो फिर आप दामाद को क्यों नहीं सिखा रहे कि अगर तुम्हें सास ससुर की खिदमत करना पड़ जाए तो तुम कर सकते हो, या जो है इज्जत ही करना आप सिखा लें। वो तो आ रहे हैं टक 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 जी आ रहे हैं, परोस के उनको दस्तरखान लग रहे हैं, खिला रहे हैं, उनके अपने प्रोटोकॉल्स निभाए जा रहे हैं, उसके बाद सब कुछ ख़त्म। तो ये फैमिली सिस्टम जो आप लोग बार बार बात करें तरबियत, उसमें बहू का तो बार बार आप लोग नाम ले रहे हैं, दामादों का क्यों नाम नहीं आ रहा? आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद दिस के जब फैमिली सिस्टम होता है ना, उधर बड़ों की इज्जत मुकद्दम रखी जाती है। दामाद अगर मैं हूँ तो मुझे अपने सास ससुर की खिदमत भी रखनी है, उनकी डांट पे खामोश भी रहना है, जैसे मेरे माँ बाप डांटते हैं। इस तरह मेरे जो बड़े साले हैं या बड़ी साली हैं, मुझे उनकी डांट पे, उनकी तनबी पे भी अपने आप को सही करना है, अपनी तस्वीर करनी है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब किसी घर का बेटा बन रहे हैं, जब क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ जो है वो आपके घर की बेटी बने, तो फिर आपको भी उनके घर का बेटा बनना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जहाँ तहजीबी याफ्ता घर हैं वहाँ ये सब फॉलो होता है, जहाँ रिचुअल्स फॉलो होते हैं, जहाँ दीन है, जहाँ तरबियत अच्छी होती है, जहाँ माँ बाप की इज्जत है, वहाँ ये सब होता है। ये चीज़ हमारे यहाँ इतनी मफकूद क्यों होती जा रही? क्योंकि मैं यही बता रहा था कि हम लोग जो है ना रिश्तों को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कि भाई मैं जो है बहू के घर बेटी के घर का पानी नहीं पीऊँगा, बेटी के घर नहीं रुकूँगा दामाद की मौजूदगी में। वाई वो आपका बेटा नहीं। अच्छा, अगर वो कभी कोई ताना दे देगा तो क्या इंसान है, गलती हो सकती है। अगर उसने ताना दे दिया कोई बात नहीं, आप बेटा समझ के माफ़ कर दो। आपका बेटा 10 दफ़ा ताना नहीं देता आपको ज़िंदगी में। इस तरीके से बहू अगर कुछ ज़्यादा बोल रही है तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन डिसरिस्पेक्ट उसकी भी एक लिमिट होती है कि कभी गुस्से में बंदा फ्रस्ट्रेशन में बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन वो कंटिन्यूस पैटर्न ना हो। अगर वो कंटिन्यूस पैटर्न है देन इट्स पैथोलॉजिकल, और उसको फिर हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इंसान के लिए सबसे पहले, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, शादीशुदा कोई भी हो,
सबसे पहले माँ बाप आते हैं, उसके बाद उसका हस्बैंड या वाइफ आते हैं, और उसके बाद बच्चे। बच्चों के लिए भी अपने हस्बैंड को ना छोड़ें, बच्चों के लिए भी अपनी वाइफ को ना छोड़ें कि बच्चों की तरबियत में या बच्चों पे इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी वाइफ को निगलेक्ट कर रहे हैं। दैट्स ऑल्सो रूड कि बीवी का इलाज नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चों की फीसें दी जा रहे हैं, तो ये इट्स ऑल्सो वेरी रूड। मार्गरेट मीड एक बहुत बड़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी अमेरिकन, एंड शी वाज आस्क्ड कि पहली सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी इंसानों में, तो शी सेड कि जब पहली बार एक फ्रैक्चर हुआ था फीमर का, फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, और उसको हील करने में टाइम लगता है 6 हफ्ते तक। अब पुराने ज़माने में होता था जिसके टांग की हड्डी टूटी उसको उधर ही छोड़ देते थे और फिर उसको जानवर खा लेते थे या वो मर जाता था भूख और प्यास से। तो पहली बार कोई उसके लिए रुका, उसकी पट्टी की, उसको शिकार करके खाना ला के दिया, पानी ला के दिया, तो किसी ने उसकी नर्सिंग की 6 हफ्ते तक। तो वो पहली बार सिविलाइजेशन थी कि हमने किसी दूसरे इंसान की परवाह की, चाहे वो भाई हो, चाहे वो माँ हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने भी की हो। क्योंकि पुराने ज़माने में कल्चर ये था कि हाथ टूट जाते थे, कहीं और चोट लगती थी तो इंसान चला जाता था, कहीं ना कहीं कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेता था साथ साथ उनको पाँव की वजह से। लेकिन जब पाँव की हड्डी टूटती थी तो वो उधर बैठ जाता था और लोग उसको उठा के दूर दूर सफ़र नहीं कर सकते थे। तो उसने कहा था उस वक्त तहजीब स्टार्ट हुई थी जब एक आदमी ने दूसरे आदमी की नर्सिंग की थी। सही। कमिंग बैक टू द दामाद वाला टॉपिक शेजार साहब, अभी मुझे पास एक आपने देखा ब्रेक में एक फ़ोन कॉल आई हुई थी। सीन क्या है कि सीन ये है कि जी पहली औलाद हुई है शादी के बाद, बच्ची अपने माँ के घर आई हुई है, नानी यानी वो नवासी भी नानी के घर है। दामाद कह रहा है जी अपने अम्मी अब्बू को बोलो मेरे अम्मी अब्बू आ रहे हैं तुमको लेने के लिए, हम तीनों आ रहे हैं, अम्मी अब्बू और मैं आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए, तो अपनी अम्मी को बोलो कि हमारे लिए मेरे माँ बाप के लिए खाना पकाए। मैं उसको यही कह रहा था कि तुम्हारा दामाद क्या एजी सेंटर में बैठ के रोटी खाता है? क्या वो दारुल सुकून में तुम्हारे सास ससुर रहते हैं? मैं समझ नहीं आती ये क्या चीजें लेकर हम बैठे हुए हैं। और वो नाराज है। उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं आपको ये खाना वाना खिलाने की, फजूल रस्म करने की, वो मल्टी मिलियनर लोग हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, और जी तुम खाना खिलाओगी तो ही तुम्हारी बेटी को लेकर जाएंगे। दामादों के प्रोटोकॉल्स में शामिल है ना हमारे, तो अच्छा खाना है, जब तक नहीं खिलाएंगे दामाद बेटी को लेकर जाएंगे। रामशाह, दिस इज माय ड्यूटी टू एड्रेस ऑल दीज रबिश थिंग्स। ये गलत है, इसको खत्म करो। आप जब मैयत में बैठते हैं किसी के घर जाते हैं, वह खाने की नीयत नहीं होनी चाहिए। हम मैयत में गए हैं बस दुआ फातिहा करके आ जाओ, उनको दिलासा दे दो जी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, ओके बाय बाय टाटा। किसी चीज की जरूरत है हम आ दे रहे हैं। नहीं जी, बोटियां मंगा रहे होते हैं कि इसमें थाल में बोटियां डलवा के। गलत हो रहा है, मैं एड्रेस कर रहा हूँ, ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इसी तरह 3 रिश्ते होते हैं, याद रखना, एक ननियाल, एक ददियाल और एक ससुराल। जिस तरह आप ननियाल ददियाल के अपने रिश्तों की तकद्दुस और एहतराम करते हो, इसी तरह आपके ससुराल के रिश्तों की भी है, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी। एक होते हैं रहमी रिश्ते, तो ससुराल आपका रहमी के रिश्ते क्या होते हैं, मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। माँ के पेट के जिस हिस्से में बच्चा परवरिश पाता है उसको रहम कहते हैं। नबी करीम अलैहि सल्लम फरमाते हैं जब अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरमाई तो इंसान के हर हिस्से से पूछा कि तुम्हें क्या है, तुम खुश हो, तो रहम ने पूछा या अल्लाह तूने मेरे लिए क्या रखा है? तो अल्लाह ताला फरमाता है, नबी करीम अलैहि सल्लम फरमा रहे, बुखारी की मैं आपको रिवायत सुना रहा हूँ, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है ए रहम क्या तू इस बात पे खुश नहीं, क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि जो तुझसे जोड़ेगा मैं उससे जुड़ जाऊंगा और जो तुझे तोड़ेगा मैं उसको तोड़ दूंगा, मैं उससे टूट जाऊंगा। मतलब रहमी रिश्ते वो होते हैं जो रहम से पैदा हुए होते हैं, माँ बाप ननियाल ददियाल, और तीसरा रिश्ता उसका होता है वो ससुराल का है। तो इसीलिए जो हमारी आज फैमिली बॉन्डिंग टूटी है उसके पीछे सबसे बड़ा कारफरमा यही अमल है कि हमने ससुराल वाले मामलात को बिल्कुल अलग समझ लिया है। और जी इसी तक कह रहे हैं कुड़ी का ब्याह कहता है, वो गैरों के तो हमें पता ही नहीं उनके क्या तर्ज तकाजे क्या है, उनके क्या मामला है। अभी वो कहीं शादी हो रही थी तो आप लोगों ने वो लड़के के ताया चाचा मामी पुप्पी के सूट बना दिए। ओ भाई वो नंगे हैं, वो भूखे हैं, उनके सूट क्यों बनाने हैं भाई? सही बात है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा एक और चीज़ है, बिल्कुल हमें इसको भी इस्टेब्लिश करना कि क्या हो रहा है, माँ बाप की खिदमत पे तो भी बात कर रहे हैं ना कि बहू और बेटे और बेटियाँ क्यों नहीं कर पा रहे। इसमें एक और बड़ी बात ये भी है कि चलें अगर मर्द जो है कमाने के लिए निकल रहा है और अब आप कह रहे हो कि बहू के ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना हमारे बड़े बुजुर्गों को भी समझना होगा कि वो भी, आपने कहा ना कि बहू को भी तो बेटी बना के रखना है ना, अगर उसको बेटा बनाया जा रहा है तो फिर ये कल्चर हमारे यहाँ इतना आम नहीं है। वो बस आपने समझा हुआ है कि आप एक घर में मासी ले आएँ
और बस वो अब मासी का रोल अदा करती रहेगी, झाड़ू पोछा करती रहे, खिलाती पिलाती रहे, बच्चे देखती रहे, बड़ों को देखते रहे। तो ये जो बहू को बेटी का दर्जा देना है या उसको उसकी पोजीशन देनी है, आप भी तो इतना दिल बड़ा करें, आप उसको चीज़ें दरगुजर करें कि वो भी आपके खुशदिली से खिदमत करे। फिर जब वो नहीं करते हैं या कन्फ्रंट करती हैं तो फिर आप जो है वो रोने रो रहे होते हैं पूरे ख़ानदान के सामने बैठ के। तो ये भी तो एक बड़ा मसला है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप अगले की इज्जत कर नहीं रहे, ना करवा रहे हैं, वो उम्र आप 10 लोगों में उसको जलील कर रहे हैं, फिर आप चाह रहे हैं कि जी वो आपके खिदमत वो करे। उम्र के माँ बाप उम्र के इस हिस्से में होते हैं, वो अपनी बेटियों को क्या कुछ नहीं कह देते। आप अपने घर में जाएं, आपकी माँ जो है आपको अजीब अजीब अलकाबात से पुकारेगी, लेकिन वही अगर सास पुकार ले तो आपको बहुत गिरा गुजरेगी तबीयत पे। तो माँ, अगर आप माँ समझ के देखेंगी आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। वो लोग इस उम्र में नहीं होते कि वो लोगों की डिसेंसी और इन सब चीज़ों का ध्यान रख सके, खासतौर पे उस दौर के लोग जो कि अब 60s 70s में, उस ज़माने का कल्चर ही अलग था, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जो बड़ा कह रहा है वो बात मानी जा रही है। आजकल का कल्चर सब बराबरी का कल्चर है कि जो बच्चा है उसकी मर्जी भी पूछी, उसकी भी कंसेंट है, हर एक की कंसेंट है। तो आप कल्चरल डिफरेंस को देखें, उनको तो यही लगता था जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे साथ भी यही नवाबी वाला सिलसिला रखा जाएगा। तो उनकी साइकोलॉजी ये है कि भाई अब मेरी दादी हैं, उनको ये लगता है क्योंकि उनकी सास सब बेटों से पैसे लेके फिर देती थी सबको अपने हाथ से, तो उनको लगता है वो भी सबके साथ ऐसे ही करेंगी। अब उनको इस उम्र में आके जी, तो वैसे उम्र के हिस्से में हाँ, तो ये चीज़ जो है ना हम लोग खुद। दूसरी बात, सिर्फ बेटा बेटी के अलावा मैं समझता हूँ जो नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ बड़े हो गए, वो अपने माँ बाप को आईना दिखाएं, अपने माँ बाप को बताएं कि आप लोग गलत करें नाना दादी के साथ, नानी के साथ, दादी के साथ, आपको उनकी खिदमत करनी है, अगर ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्कुल अदब के साथ, एहतराम के साथ, बिल्कुल। और अगर माँ बाप उससे कासिर हैं खिदमत करने से, तो आप लोग यहाँ पर रहें। यहाँ पर मैंने देखा है कि डिवोर्स हो जाती हैं कि यही छोटी छोटी बातों पे कि बहू ने वो नहीं किया या बेटे ने वो नहीं किया। आप बहू को भी ये समझना चाहिए, एक माँ जब इतना कुछ बड़ा कर रही है बच्चे को पाल पोस के, तो वो आपको दे रही है अपना वो मास्टरपीस आपको दे रही है शाहकार, तो उसके अंदर वो तो आएगा ना, पोजेसिवनेस तो आएगी ना। तो उसको यही समझ के अगर आपका बेटा पैदा हो, आपके अंदर भी पोजेसिवनेस आ जाएगी कि कोई और इसको वो ना लेके जाए आपसे। तो जब आप दूसरे के बेटे के साथ होती हैं, जब शादी के निकाह के बंधन में बनती हैं, तो आप माँ का सिर्फ इस तरह सोचेंगी ना कि वो पोजेसिव हो रही हैं, हर चीज़ में उसको रिस्पेक्ट दें, माँ खुद ब खुद आपको पसंद करना शुरू कर देगी। यहाँ एक बहुत बड़ा, चलिए कंक्लूड कर लीजिए शहरयार साहब इसको कि अब मैं तो इस तरह से भी कंक्लूड करना चाहूँगी कि ज़रूर आप बताएं कि हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको वाकई बहुत ज़रूरत है कि उन्हें ओल्ड एज होम जाना है और उनका कोई यहाँ पर है ही नहीं, जैसे जिनका बेटा शहीद हो गया है, जिनके घर वाले बिल्कुल ही बाहर हैं शुरू से। लेकिन जो लोग जानबूझकर उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, अपने माँ बाप को रख नहीं रहे, बर्दाश्त नहीं कर रहे, उनके लिए कुरान और दीन क्या कहता है? दीन फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की जो पकड़ है ना बड़ी शदीद है। बिल्कुल। हम कहते हैं कि जी हमारी रोज़ी तंग है, हमारा ये, मैंने आपको शुरू में एक हदीस सुनाई थी कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी साहब ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे तंगी हो गई, तो फरमाया लगता है तुमने अपने वालिदैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करना छोड़ दी जी। अब दुआएं मग़फ़िरत सिर्फ मरने के बाद नहीं करनी, उनकी हयाती में भी करते रहना चाहिए, उनकी सेहत की दुआ मांगनी चाहिए। हमारा जो सबसे बड़ा सेटबैक है ये आया मिलेनियम जब हुआ है ना, 2000 चढ़ा है ना, जब ये आ गया ये मोबाइल इंस्टा फ़ोन उस वक्त होते थे, याद है हम लोग इतने बड़े बड़े, वो तो हथियार के तौर पे भी चलता था, कोई छीनने आता तो वही मार देते थे उसको। बहरहाल ये जब दौर आया ना वायरलेस का और रिमोट का, पंखा भी रिमोट, ये भी रिमोट, वो भी, जब हम रिमोट हो गए तो एहसासात दूर ख़त्म हो गए, मैं इनसे फासले पर हो गया। माने सॉरी टू से, मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर फीड फॉर द इन्फेंट्स, इसके ऊपर मैंने कुरान के ऊपर पूरी हदीस है, 237-38 डॉक्टर दुनिया से आए हुए थे, आई वॉज द ओनली इस्लामिक स्कॉलर ओवर देयर। मैंने एक लतीफ़ा सुनाया था वहाँ जा कर के, मैं यहाँ पर भी सुनाना चाहूँगा कि वो लतीफ़ा लोगों को समझ में आ जाए कि छोड़े में बताएं। तो बता दें अभी देर तो बहरहाल हम क्या करते हैं कि हमारे आज के दौर में जो है ना, मैंने कहा था कि यार ये तुमने इतना 5 स्टार होटल के अंदर ये रखा है कि जी माओ को, और ये सारे स्कॉलर्स डॉक्टर्स बुला करके तुमने बिठा दिए हैं, ये तुम क्यों नहीं जाके किसी औरंगी टाउन में, लियारी में, बल्दिया टाउन में जा करके वहाँ की माओ को बुला कर बिठा के समझाते कि भाई तुम अपने बच्चों को अपना फीड कराओ, ताकि ये जो पहले 24 घंटे में जो कोलेस्ट्रॉल निकलता है जो इतना ज़बरदस्त है, ये डॉक्टर साहब इसको सेकंड करेंगे कि इससे ज़्यादा इम्यूनिटी कोई और दे नहीं सकता, कि मेडिकल साइंस कहती है अगर 200 साल भी बच्चा जिंदा रहे उसको किसी इम्यूनिटी बना ही नहीं पाई आज तक साइंस, ऐसा सही है ना। अब हमारे यहाँ ये हो रहा है
वो ये था कि एक मौलवी साहब ने तकरीर की हाँ सादगी के ऊपर। अच्छा। जब सादगी के ऊपर तकरीर कर दी तो जो चौधरी साहब बैठे थे गांव के, वो घर में गए और अपनी बीवी को बुलाया, इधर आ। आई बीवी, उसको गोद में उठाया, बीवी को थोड़ा बहुत प्यार किया, उसके बाद उसको लेके रक्स करने लगे, खूब घूम रहे, नाच रहे। वो कहती है क्या हो गया, क्या मौलवी साहब ने आज कोई रोमांस के ऊपर बात कर दी है? कहता है नहीं, मौलवी साहब ने कहा है जो इस दुनिया में अपनी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो खुशी खुशी जन्नत में जाएगा। अब ये बात सुन के पूरा हॉल जो बड़ा बोर हो रहा था डॉक्टरों की बातें सुन करके, तो बड़ा हंसने लगा। मैंने कहा बस हंस दिए, आप लोगों ने सपोर्ट, इसका मॉरल लेसन नहीं दिया। मॉरल लेसन ये है कि आज के दौर में भी स्टिल वी डू फॉलो द मौलवीज। बिल्कुल ऐसे ही। उलमा का अभी भी है राइट, रोड पे कोई किसी को नहीं ला सकता, देखो मौलवी आवाज दे सब आ जाते हैं। आप खुदा के लिए आज के दौर में मौलवियों से करीब हो जाएं, उलमा के करीब हो जाएं, उनकी बात को सुने समझें, वो जो बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। आप बोलते हैं हमारे पास इकबाल क्यों नहीं है, हमारे पास आज कायदे आज़म क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने मौलवियों को रोटी तंग कर दी है यार। आपका अपना ही झगड़ा चलता रहता है, यहाँ वालिदैन को नहीं परोस रहा कोई। आप भाई मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ कि आज के दौर में हमने उलमा से दूरी इख्तियार कर ली, जिन्होंने हमें नहीं बताया वो भी क्यों बताएं, आप सुन ही नहीं रहे हो। जुम्मा मैं पढ़ाता हूँ, मैं आधा घंटा बयान करता हूँ, आखिरी 5 मिनट में लोग आ रहे होते, भाग रहे हो, जुम्मा पढ़ रहे। मैं इतनी देर जो बकवास कर रहा हूँ वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सॉरी टू से, कोई हमारे यहाँ ये मियार बन गया है, हमने सिर्फ उस प्रोफेसर डॉक्टर को सुनना है जो नोट कमाने के तरीके बताएगा। अब तो वही है ना, फिर अभी खुद ही कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो उसमें सिखाई यही रहे ना कि 2000 जब आया है, $1000 1000 मिनट में कैसे कमाने, तो अब जनरेशन उसी में लगी हुई है। गलत किया है हमने, सिर्फ इसी की ले ली, सारा डोपामाइन हमारा इसी के लिए निकलता है हमारा। उस आज मैं प्लांटेशन क्यों नहीं कर रहा, मैं अपने घर के पौधों के पत्ते क्यों नहीं साफ कर रहा, क्योंकि मुझे उसमें डोपामाइन नहीं मिल रहा। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, शेरार साहब आपकी सारी बातें मजा, लेकिन फिर वही वाली बात कि वालिदैन जो है ना वो असासा हैं, और हम इसको अभी तक उसकी अहमियत समझ नहीं पाते जब तक वो जिंदा हैं। गाँवों में ये रिवाज नहीं है जो है ओल्ड एज होम्स का। वाई? उसकी एक ख़ास वजह है, वहाँ जो हर माँ है ना वो दूध पिलाएगी अपने बच्चे को, सही है। शहरी माओ का मसला ये है कि कॉन्सेप्ट जब आपकी बॉन्डिंग बच्चे से नहीं हो रही है ब्रेस्ट मिल्क के जरिए बच्चे को गोद में लेके बार बार, तो आप बच्चे के अंदर भी वो फीलिंग्स डेवलप नहीं हो रही हैं। जैसे कि अब बॉन्डिंग नहीं है शहरी माओं की अपने बच्चों के साथ, जैसे देही माओं की होती थी या पुराने ज़माने में होती थी, क्योंकि वक्त नहीं है। अच्छा, वक्त देना भी चाहें तो बच्चों के पास इतनी एक्टिविटीज़ दे दी गई है, मोबाइल दे दिया गया तो माँ के साथ उतना अटैच होना भी नहीं चाहते। आप बच्चे को दूध पिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग करें, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद बच्चा जो है आपसे दूर जाएगा। मेरे ख्याल में पहली दर्जगाही वो 2 साल माँ की गोद होते हैं, और जो माँ उस फ़र्ज़ को अच्छे से निभा दे तो उसकी तरबियत का एक बहुत बड़ा हक अदा हो जाता है जो वो अपने बच्चे, क्योंकि बच्चे को पैदा करना ना वो हमने खुद किया, हमने डिसीजन लिया है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी हमें उठानी है। आप उसको भले तालीम ना दें, भले उसको आप एक नॉर्मल ज़िंदगी दें, बिल्कुल गुर्बत वाली ज़िंदगी दें, लेकिन तरबियत बेहतरीन कर दें। तरबियत ही है जो उसको माशरे के लिए काबिल कबूल बना लेगी, वरना वो दुनिया भर के लिए फसाद फिल अर्ज़ बनेगा, और फसाद बिल अर्ज़ के लिए फिर जितने भी वो लोगों से बद्दुआएं समेटेगा वो आपके खाते में जा रही है, क्योंकि आपने उसकी सही तरबियत नहीं की। आज के दौर में एक और शॉर्टली यही है कि आज मेडिकल साइंस भी कह रही है ना कि बच्चों को हक करो, जबकि डालो, कि इससे उम्र बढ़ती है। आज हम कहाँ कर रहे हैं ये सब चीज़ें? हुजूर ने फरमाया मुसाफिहा आम करो, हाथ मिलाओ। हाथ मिलाने से आपकी जो रेडिएशन है, आपकी जो है ना वाइब्स एक दूसरे को जाती हैं, आपका लम्स मिलता है, आपको मोहब्बत के जज्बात मिलते हैं। आप किसी बीमार को जाके देखें ना, हाथ पकड़ के तसल्ली दें तो आपको सुकून का एहसास होता है, तो कितना इसका बड़ा साइंटिफिक। तो हमने आज ना औलाद को सही तरबियत दी है। आज के जो सन 2000 से मैं कह रहा हूँ, ये मिलेनियम जो नई शुरू हुई है ना, ये 2000 से जब से ये चीज़ आ गई है ना हमारे पास, कंप्यूटर्स और ये सब चीज़ें, शॉर्ट रिमोट, हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी से दूर हुए हैं, नंबर 2 जितना ज़्यादा हम ऑर्गेनिक्स से दूर हो गए, उतना ज़्यादा हम जो है ना इम्प्योरिटीज़ के करीब होकर के हमने अपना सब कुछ खो दिया है। प्यार हमारा इम्प्योर है, क्योंकि फार्मूला डब्बा दे रहे हैं आज हम बच्चों को, ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, चीज़ें वो खिला रहे हैं जो उनके लिए है ही नहीं। जो नेचुरल हैं उनसे हम दूर हो गए। जब आप नेचर से टकराएंगे
तो पाश हो जाएंगे। अच्छा, आपने कहा ना फार्मूला मिल्क, यहाँ तो मैं अपने बच्चे को बड़ा होकर देखती हूँ कि जो चीज़ मैं उसे बना के अपने हाथ से खिलाऊँ तो उस, और अगर अपने हाथ से वाला खिलाती तो अक्सर मुझे मुहाब ने कहा है कि माँ मुझे आपके मैं कहती हूँ तुम इतने बड़े घोड़े हो गए हो और तुम खाना नहीं खाते। तो जो है ना, जब मैं उसको खिला रही हूँ तो कहते हैं जब आप मामा आप मुझे खिलाती हैं तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है खाना खाने में, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लाइक वो वही वाली बात है कि वो मुझसे वो बॉन्ड शेयर करता है, तो वो एंजॉय करता है इस चीज़। सिर्फ एक जुमला, मेरी सबसे छोटी बेटी माशाल्लाह शी इज़ 19 नाउ, अभी भी चाहती होगी मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, आ जाती बाबू कहती अब्बू के हाथ से मैं ज्यादा पेट भर के खाती हूँ बल्कि मैं खुद खाने के, ये एक बॉन्डिंग होती है ना। बिल्कुल ऐसे मैं एक बात नरेट करना चाहता था बस कि मेरे पास जब क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो जो ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं 50+, 60+, वो लिटरली वो ज़्यादा बीमार नहीं होते, लेकिन उनके सारे मसले क्या होते हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिस्म में दर्द रह रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन के। वो जिस मुझसे मिलने आते हैं, बात करने आते हैं, थोड़ी सी भड़ास निकाल देते हैं, कम वक्त होता है तो जल्दी से शॉर्ट बात करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक कराया चले गए। लेकिन अगर थोड़ा सा वक्त उनको पता लगता है डॉक्टर साहब के बाद पीछे बाहर पेशेंट ज़्यादा नहीं है, तो अपने दिल की 2-3 बातें करके चले जाते हैं, औलाद के दुखड़े सुना के चले जाते हैं, शौहर के दुखड़े सुना के चली जाती हैं बीवियाँ, या बाप जो होता है वो अपने माशी हालात, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब जो मैं देखता हूँ कि वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं और उनको सिर्फ वक्त चाहिए होता है कि सिर्फ डॉक्टर साहब 5 मिनट हमारी बात सुन लें। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। असल बात यही है कि इन सारे मसलों का हल जो है ना वो हमें ऐसे नज़र आता है जो कि हमें दीन ने सिखाया, और वही वाली बात कि हमारी जड़ें वही हैं, हमारी रूट वही है कि जब हम दीन को समझते हैं और उसको अपना ज़ाब्ता अखलाक, ज़ाब्ता हयात बना लेते हैं, चाहे फिर फैमिली सिस्टम की बात हो, वक्त गुजारने की बात हो, माँ बाप के ख्याल की बात हो, फाइनेंसेस के अपने मैनेजमेंट की बात हो, जब आप अपने घर में बच्चों को ये माहौल देते हैं बतौर माँ बाप कि आप अपने बड़ों की इज़्ज़त कर रहे होते हैं, आप अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त कर रहे होते हैं, उन्हें मोहब्बत से प्यार से घर में रख रहे होते हैं, उनकी खिदमत कर रहे होते हैं, तो वही चीज़ आपके घर का जो छोटा बच्चा है, सबसे छोटी एंटिटी देख रही होती है, तो वो सब कुछ सीख रही होती है और उसके ब्रेन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। फिर जब आपका वक्त आता है तो फिर वो आपके साथ भी वैसे ही बिहेव करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो एक्सपेक्टेशन इस तरह से रखें, आप ये ना सोचें कि मैं इतने जो है वो बच्चा मेरा 15 लाख रुपए कमा कर आएगा तो इतने लाख मुझे दे देगा और मैं इससे बहुत बड़ा कोई जो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर लूँगा। इन दी एंड वो उसी चीज़ को क्रेव कर रहे होते हैं कि उनके पास कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट बैठने वाला हो, कोई सुनने वाला हो, कोई उनसे गुफ्तगू करने वाला हो, कोई उनका दोस्त हो जो उनकी सारे दिन की बातें सुन सके, उनसे गिले शिकवे कर सके। तो बात वही है कि हमने वो सिस्टम बनाना है अपने माँ बाप को, जिस तरह उन्होंने हमें पाला पोसा, जिस तरह माँ ने, अभी बात हुई ना कि हम माँ कितनी तकलीफ़ के साथ बच्चे को जो है वो 9 माह तक अपनी गोद में रखती है, पालती है, तो हम उसकी तो तकलीफ़ों का अजाला किसी भी सूरत, कितने भी बड़े हो जाएं, धो धो के उनके जो है ना पाँव जो है ना वो पानी पी लें, तब भी हम उसका अजाला नहीं कर सकते। तो बात वही है कि जब वो उस उम्र को पहुँचते हैं कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए, उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, उनसे शफ़क़त करें और उन्हें अपने बच्चों की तरह जो है वो पैम्पर करें। तो आप देखेंगे कि ना आप सिर्फ दुनिया पालेंगे बल्कि आखिरत भी आपकी होगी। इसी बात के साथ रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।